सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर द एम्परर ऑफ मीरियड रियल्म सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हमें चू युनफे नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसके पेरेंट्स को उसकी फैमिली के सर्वेंट ने मरवा दिया था ताकि वो यूनहाई मैनर का नया लीडर बन सके। पर मरने से पहले युनफे के पेरेंट्स ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, जिस वजह से असेसिन उसे नहीं मार पाए। इसीलिए अब युनफे अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्यूशु कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्यू हेवनली माउंटेन पर गॉड्स रहते हैं और वहाँ की केव्स के अंदर इमोर्टल छिपे हुए हैं। दुनिया में हर कोई अमर बनने की चाहत रखता है, जिसे इमोर्टलिटी के पाथ पर चलना होता है। वो क्यू हेवनली माउंटेन पर आ जाते हैं। फिर हम तियानवु एम्पायर के यूनहाई मैनर का सीन देखते हैं। वहाँ कुछ असेसिन यूनहाई मैनर के लीडर चू तियानजिंग और उसकी वाइफ किंग यू को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो असेसिन एक साथ उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। किंग यू अपने आइस फ्लेम बर्निंग हेवन मुंह से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तियानजिंग अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फ्लेम बाहुवांग पाम से उन पर अटैक करता है, जिससे उनके अटैक फेल हो जाते हैं। किंग यू और तियानजिंग अपने बेटे चू युनफे के पास आ जाते हैं। तियानजिंग अपने 6 आर्म्ड गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और युनफे से कहता है कि ये चू फैमिली की विरासत है, इसमें मेरे डैड की ब्लड लाइन है, पर फिर भी मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आज मैं इसे तुम्हारी बॉडी के साथ कंबाइन कर दूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हें खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिले तो खुद अपना पाथ बनाकर आगे बढ़ना होगा। इसी तरह तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये कहकर तियानजिंग 6 आर्म्ड गॉड आर्ट को युनफे के ब्रेन में डाल देते हैं और युनफे को धक्का देकर एक हिल से नीचे फेंक देते हैं ताकि असेसिन उसे ना मार पाए। युनफे को नीचे गिरता हुआ देख किंग यू और तियानजिंग को काफी बुरा लगता है, पर उसकी जान बचाने का इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हिल से गिरते हुए युनफे भी जोर जोर से रोने लगता है और अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करता है, पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है और वो हिल से नीचे गिर जाता है। तभी वो सारे असेसिन तियानजिंग और किंग यू पर अटैक कर देते हैं। यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हम 7 साल बाद यूनाई मैनर का सीन देखते हैं। आज तियानजिंग के सर्वेंट किन युआन का बर्थडे था, जो तियानजिंग की डेथ के बाद यूनाई मैनर का लीडर बन गया था। किन युआन को बर्थडे विश करने के लिए तियानवु एम्पायर के 9 ग्रेड सेक्स के मास्टर वहां आए थे। वो सब किन युआन को ट्रेजर और मेडिसिन गिफ्ट में देते हैं। ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर लो तियानमिंग गिफ्ट में 1000 साल पुरानी डार्क स्टील देता है। किंग कांग सेक्ट के यंग मास्टर ले जुआन अर्थ लेवल का ट्रेजर ग्लेज्ड सॉफ्ट जेड आर्मर देते हैं और डेंजिया सेट का यंग मास्टर जांग चेन सेकंड क्लास एलिक्सिर देता है। इसी तरह सब यंग मास्टर्स और एल्डर्स किन युआन को गिफ्ट देते हैं। ये सब देखकर एक यंग मास्टर कहता है कि तियानवे एम्पायर के 9 ग्रेट सेट्स में से 4 सेट्स मास्टर किन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इससे पता चलता है कि वो सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि मास्टर किन लगातार 7 सालों से यूनहाई मैनर के ड्यूक है और 3 साल पहले उन्होंने एनर्जी रियल्म के हाफ स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से पूरे एम्पायर में उनकी काफी जान पहचान है। सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। आज उनका 17th बर्थडे है। किसी भी मेजर सेट्स का फोर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मास्टर किन को गुस्सा दिला सके, इसीलिए सब उनके बर्थडे में आए हैं। तीसरा मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो। अगर मास्टर किन एनर्जी रियल्म में पहुंच गए तो आसानी से तियानवु स्टेट के ग्रेट किंग बन जाएंगे और बहुत कम लोग हैं जो उनका सामना कर पाएंगे। एक एल्डर कहते हैं कि एनर्जी रियल्म में पहुंचने वाले स्टोन कल्टिवेटर्स 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं और मास्टर किन पहले से भी कल्टिवेशन रियल्म के फील्ड में काफी फेमस है। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ सालों में वो एनर्जी रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तिनहाई काउंटी का गवर्नर टेंसिहाई गिफ्ट में 1000 साल पुराना सोल रिस्टोरिंग वुड देता है, जिससे किन युआन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि सोल रिस्टोरिंग वुड की मदद से मैं एनर्जी रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सकता हूँ और अगर मैं एनर्जी रियल्म में पहुंच गया तो तियानवे एम्पायर के टॉप 5 कल्टिवेटर्स भी मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सब बातें सोचकर किन युआन वहाँ मौजूद सब लोगों से कहता है कि आप सब मेरे बर्थडे पर मुझे बधाई देने के लिए आए, इसके लिए आपका
शुक्रिया। टेंसियाई कहता है कि आपने तेज कहने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ आकर कोई एहसान नहीं किया, आप हमारे एम्पायर के पिलर की तरह हैं, अगर हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो हमारा एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। सब लोग किन युआन को बर्थडे विश करते हैं, किन युआन लोगों को हॉल में बिठा देता है और सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम यूनफे को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था, जो यूनहाई मैनर के बाहर आता है और कहता है कि 7 साल हो गए हैं और अब मैं वापस आ गया हूँ। यूनफे के साथ उसके 2 साथी भी थे जिनका नाम डुआन वू चेन और ली जुएई था। जुएई यूनफे को यंग मास्टर कहकर बुलाती है। वो पूछती है कि क्या इस वर्ल्ड में यह आपका घर है। यूनफे कहता है कि तुम सही समझ रही हो, ये मेरा घर हुआ करता था, पर मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमारे सर्वेंट ने इस पर कब्जा कर लिया और यहाँ का लीडर बन गया। किन युआन ने दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर प्लान बनाया और मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया, लेकिन आज मैं इस चीज का बदला लेने के लिए आया हूँ। यूनफे सोचता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ को 7 साल हो गए हैं। किन युआन को उम्मीद नहीं होगी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो आज मैं उसे मारकर सरप्राइज कर दूंगा। यह कहकर यूनफे अपने साथियों के साथ यूनाई मैनर में चला जाता है। जुएई सब लोगों से कहती है कि यूनाई मैनर के यंग मास्टर चू यून फेई ने ड्यू के लिए ब्लैक आयरन कॉफिन भेजा है। वो चैन उस कॉफिन को किन युआन की तरफ फेंक देता है, जिससे किन युआन घबरा जाता है क्योंकि वो कॉफिन बहुत ही ज्यादा हेवी था। किन युआन अपने फ्लेम लायन पाम से कॉफिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लैक इरिन कॉफिन दूर जाकर गिरता है, पर उसकी फोर्स की वजह से किन युआन भी पीछे हट जाता है। ब्लैक आयरन कॉफिन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये ब्लैक आयरन कॉफिन 1000 किलो का होगा, अगर ये मास्टर किन के ऊपर गिर जाता तो उनकी डेथ हो जाती। एक मिस कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वो कॉफिन काफी हैवी है और जो भी इसे यहाँ लेकर आया है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिसने भी मास्टर किन के बर्थडे पर कॉफिन लेकर आने की हिम्मत की है अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। एक यंग मास्टर पूछता है कि आखिरकार वो कौन है जो मास्टर किन के बर्थडे में कॉफिन लेकर आने की हिम्मत कर रहा है, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। आयरन ब्लैक कॉफिन की फोर्स को देखकर किन युआन के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है कि जिसने भी इस कॉफिन को मेरी तरफ फेंका है वो कम से कम एनर्जी रियल में क्या स्टेज से भी आगे निकल सकता है। यूनफे अपने साथियों के साथ वहां जाता है। यूनफे को देखकर किन युआन सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है या मैं इसे जानता हूँ, क्या ये चू यूनफे ही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ये 7 साल बाद वापस कैसे आ सकता है, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यूनफे किन युआन से कहता है कि मैं चू यूनफे हूँ और तुम्हें तुम्हारा बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक मिस कहती है कि मैंने सुना था कि यूनाई मैनर के पिछले लीडर चू तियानजिंग का एक बेटा था जिसका नाम भी चू यूनफे था। ये बात सुनकर यंग मास्टर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि यूनाई मैनर का यंग मास्टर है। कहा जाता है कि 7 साल पहले चू तियानजिंग और उनकी वाइफ किंग यू पर असैसिन ने अटैक कर दिया था, जिसमें उन दोनों की डेथ हो गई और अचानक उनका बेटा गायब हो गया। किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चला। सब लोग मानते थे कि तियानजिंग और किंग यू की डेथ के पीछे किन युआन का हाथ था, जो उस वक्त यूनाई मैनर का सर्वेंट था, पर उस वक्त किन युआन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो ड्यूक बन गया। मिस कहती है कि जो तियानजिंग और किंग यू तियानवे एम्पायर के एम्परर थे, उन दोनों का कल्टिवेशन लेवल ग्रेट पील रियल्म पर पहुंच गया था, फिर भी वो दोनों उन असेसिन के हाथों मारे गए, जबकि सर्वेंट किन युआन को कुछ नहीं हुआ और वो जिंदा बच गया। दोनों एम्परर की डेथ के बाद किन युआन ने यूनाई मैनर पर राज करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सब लोगों को किन युआन पर शक हो रहा है। मुझे भी लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। शायद अब यंग मास्टर यूनफे अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब इनके बीच की फाइट काफी खतरनाक होगी। किन युआन यूनफे से कहता है कि 7 साल पहले मेरे यंग मास्टर चू यूनफे की डेथ हो चुकी है, तो आखिरकार तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो और यहाँ किसी लिए आए हो। ये बात सुनकर एक यंग मास्टर को यूनफे पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आज मास्टर किन का बर्थडे है और तुम एक कॉफिन लेकर आ गए हो, इससे पता चलता है कि तुम फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। यूनफे कहता है कि मैं चू यूनफे हूँ और मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फिर भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें अपना आईडी बेस दिखा देता हूँ। यह कहकर अपना आईडी बेच एक्टिवेट कर लेता है। किन युआन कहता है कि आखिरकार एक आईडी बेस से क्या साबित होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बेस तुम्हें कहीं से मिल गया हो और तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यूनफे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, बेस कहीं से भी मिल सकता है, पर एक एशियन ब्लड लाइन सबके पास नहीं होती। तो अब मैं तुम्हें चू फैमिली की एशियन ब्लड लाइन दिखाऊंगा। ये कहकर अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि एक ऐसा मैजिक है
जिसे सिर्फ एक सुप्रीम मास्टर ही कंसंट्रेट करके बना सकता है। तो आखिरकार इसने कैसे कर लिया। सुप्रीम मास्टर एक ऐसी चीज है जिसे ग्रेड 5 सेट्स और सब लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी इसे अचीव नहीं कर पा रहा है। दूसरा एक मास्टर कहता है कि एशियन ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा खास है, अगर ये ब्लड लाइन मुझे मिल जाए तो इसकी मदद से सुप्रीम पाथ को कल्टिवेट कर सकता हूँ और इमोर्टिलिटी तक पहुँच सकता हूँ। 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को देखकर किन युआन भी काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि चीतियान जिंग ने सच में ये ब्लड लाइन अपने बेटे को दे दिया, जबकि इसे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की, पर मुझे ब्लड लाइन नहीं मिल पाई। लेकिन गॉड ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। उन्होंने 7 साल बाद फिर से मुझे ब्लड लाइन देने का मौका दिया है और इस बार मैं इस मौके को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज ये बेवकूफ खुद मेरे पास आया है तो मैं इसे मारकर ये ब्लड लाइन छीन लूंगा। युन फेई किन युआन से कहता है कि 7 साल पहले तुमने मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए दूसरे दुश्मनों की मदद की, तो आज मैं तुम्हें मारकर इस चीज का बदला लूंगा। किन युआन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? तुम मेरे यंग मास्टर बनकर हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो 7 साल पहले मर चुके हैं। यहाँ तक कि तुमने हमें धोखा देने के लिए हमारे लॉर्ड का सीक्रेट आर्ट भी सीख लिया। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो हमारे लॉर्ड की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और सब लोगों को लगेगा कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, सिर्फ अपना फायदा देखता है। ये कहकर अपने गार्ड्स को वहाँ बुला लेते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि ये लड़का चूतियान जिंग की तरह दिखाई दे रहा है और इसके पास चुयुन फेई का आइडेंटिटी बेज भी है, तो हो सकता है कि ये सच में चुयुन फेई हो और अब किन युआन उसे मारना चाहता है। इससे मुझे लगता है कि किन युआन ने सच में दूसरे लोगों के साथ मिलकर चूतियान जिंग और किंगयू को मरवा दिया। दूसरा एक मास्टर कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चुयुन फेई है या नहीं, अभी किन युआन तियानवु एम्पायर में बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी उससे दुश्मनी नहीं करना चाहेगा, तो बेहतर होगा कि हम भी उसके मैटर के बीच में ना आए। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि चू युन फेई ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसने सब लोगों को किन युआन के बारे में बता दिया है, जिस वजह से अब वो चू युन फेई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एल्डर कहते हैं कि चू युन फेई अपनी मर्जी से यहाँ आया है तो हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ वक्त इंतजार करते हैं, हमें अभी से उन दोनों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। किन युआन अपने गार्ड्स को युन फेई पर अटैक करने के लिए कह देता है। फिर अब हम किन युआन के गार्ड्स को देखते हैं, वो सब एक साथ युन फेई और उसके साथियों पर अटैक करने के लिए जाते हैं। वो गार्ड्स अपनी चेंज की मदद से युन फेई और उसके साथियों को घेर लेते हैं। उन गार्ड्स को देखकर एक यंग मास्टर कहते हैं कि ये तो ताइन के 9 डीमंस हैं और ये सब मास्टर किन के अंडर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब चुयुन फेई उनका मुकाबला करेगा, आज वो मरने वाला है। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना है कि किसी भी शेडो की मदद से उसकी सोल को खत्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि परफेक्ट रियल्म का पेटिशनर भी इनकी इविल पावर का सामना नहीं कर सकता। युन फेई 9 डीमन से कहता है कि तुम लोग मुझे कैद करना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम इसके लायक नहीं हो। यह कहकर अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने गॉड हैंड्स की मदद से उन चेन्स को तोड़ देता है। युन फेई अपनी हेवनली मैजिक आई से 9 डीमंस पर अटैक करता है, जिससे 9 डीमंस दूर जाकर गिरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर एक यंग मास्टर कहता है कि मैंने सुप्रीम मास्टर की गॉड बॉडी की पावर के बारे में बहुत सुना था और आज मुझे उसकी पावर देखने का मौका मिल गया। सच में गॉड बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस अटैक की पावर प्रीमोडियल पील के हाफ स्टेज तक पहुंच गई है। 9 डीमंस की डेथ से गुस्सा होकर किन युआन के 7 गार्ड्स अपनी फायर स्वॉर्ड लेकर युन फेई के सामने आ जाते हैं। वो सब एक साथ अपने 7 हेवनली वुल्फ नाइफ से उस पर अटैक करते हैं। उन्हें देखकर जुए ही मुस्कुराने लगती है। वो अपने आइस ब्लेड से 7 गार्ड्स पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से आइस में फ्रीज हो जाती है और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि इसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि इसकी ब्लेड पर जरा सा भी ब्लड नहीं लगा। इससे पता चलता है कि ये लड़की बहुत पावरफुल है। एक मास्टर कहता है कि मैंने आज तक 5 मार्शल आर्ट्स एम्पायर में इस लड़की जितना टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर नहीं देखा, ये सच में काफी खास है। एक एल्डर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चो युन फेई को पहले से ही पता चला था कि यूनहाई मैनर में क्या होने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही इस चीज की तैयारी करके आया था।
ये बात सुनकर किन युआन को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ मौजूद सारे यंग मास्टर्स और एल्डर्स से कहता है कि एक धोखेबाज है जो हमें बेवकूफ बनाकर यूनाई मैनर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप सभी से मारने में मेरी मदद करते हैं और मुझे मेरे मास्टर की पावर मिल जाती है तो मैं उस पावर को आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये सुनकर सारे एल्डर्स और यंग मास्टर्स खुश हो जाते हैं। एक एल्डर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और गुस्से से कहते हैं कि आज मास्टर किन का 17th बर्थडे है और ये बेवकूफ हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे एल्डर यून फेई से कहते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हेवनली वॉरियर एम्पायर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो वरना मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ेगा। सारे एल्डर्स यून फेई को सरेंडर करने के लिए कहते हैं जिससे किन युआन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि च्यूयुन फेई अभी एक बच्चा है। आखिरकार उसने ये कैसे सोच लिया कि वो मुझसे मेनर के हेड की पोजीशन छीन सकता है। आज सब लोग मिलकर उसे मार देंगे और मैं उसकी एशियन ब्लड लाइन ले लूंगा। यून फेई सारे एल्डर से कहता है कि ये मेरे सर्वेंट किन युआन और मेरे बीच का मैटर है तो बेहतर होगा कि तुम लोग हमारे बीच में ना आओ वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं सिर्फ अपना काम पूरा करने आया हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ये कहकर यून फेई किन युआन की तरफ जाने लगता है जिससे उन एल्डर्स को काफी गुस्सा आता है। एक एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से बचकर जाने का मौका दिया था पर तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी और बेवकूफ हो जिस वजह से आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं तुम्हें अपनी सील की मदद से खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो एल्डर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी सील से यून फेई पर अटैक करते हैं। उसे देखकर वू चेन कहता है कि यह वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खराब है और इसमें रहने वाले लोग बेवकूफ हैं। अब मुझे ना चाहते हुए भी ये करना होगा। ये कहकर वो अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डिमन कंट्रोलिंग पाम से एल्डर की सील पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उनकी सील डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो दूर जाकर गिरते हैं जिससे उन्हें काफी चोट लगती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि यह हाई लेवल मैजिक के बिना एशियन बुद्धा मैजिक है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी मदद से हम अपने से स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को हराया जा सकता है। इन बातों को सुनकर एक स्टूडेंट सोचता है कि अगर ये आर्ट मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और अपने काम को पूरा कर लूंगा। यून फेई की पावर देखकर एल्डर समझ गए थे कि अकेले उसे नहीं हरा सकते इसीलिए वो दूसरे लोगों से हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि ये धोखेबाज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अकेला इसे नहीं हरा सकता हूँ और अगर हमने अलग अलग होकर फाइट की तो हम सब मारे जाएंगे इसीलिए हमें एक साथ इस पर अटैक करना होगा। सारे एल्डर्स और यंग मास्टर्स इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब अपने मैजिकल वेपन्स और पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। सब एक साथ मिलकर यून फेई पर अटैक करने के लिए जाते हैं। उन्हें देखकर यून फेई मुस्कुराने लगता है। वह वो चेन से कहता है कि सारे बींग्स काफी बदल गए हैं और नादान बनते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? वो चेन कहता है कि अगर ये बींग्स नादान बन रहे हैं और अपनी हद पार कर रहे हैं तो इन्हें मारने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहकर अपने 1000 बुद्धा हैंड्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी मदद से उन अटैक्स को रोक देता है। यून फेई वो चेन के पास से अपनी ग्रेट स्वॉर्ड ले लेता है और अपनी ब्लेड ओपनिंग हेवन स्टाइल से एक एक करके उन सारे एल्डर्स को दूर गिरा देता है। जुएई अपनी ब्लेड को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी स्नो शेडो स्वॉर्ड से यंग मास्टर्स पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो सब दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। एक एल्डर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एनर्जी रियल्म के कल्टिवेटर जितने स्ट्रॉन्ग बन गए। यून फेई उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को डीएक्टिवेट कर लेता है। वो चेन भी अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है तो जुएई भी अपनी स्नो ब्लेड को डीएक्टिवेट करके यून फेई के पास आ जाती है। जुएई के अटैक की वजह से आसपास का माहौल ठंडा हो गया था जिस वजह से सबको ठंड लग रही थी। टेन सियाई कहता है कि चेन यून फेई सिर्फ 19 साल का है तो आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जबकि इसके फादर चू तियान जिंग इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे। ये इतनी कम उम्र में पावरफुल कैसे बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी इविल मेथड का यूज कर रहे हो? पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ इतने सारे एल्डर्स और यंग मास्टर हैं जो यून फेई से फाइट कर रहे हैं। अगर यून फेई कोई इविल मेथड यूज करता तो सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाता। यून फेई किन युआन से कहता कि मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद भी तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ ही मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैंने इन्हें सबक सिखा दिया है तो अब तुम्हें सजा देने की बारी आ गई है। किन युआन कहता कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हो पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी पावरफुल बन जाओगे और तुम्हारे पास दूसरे लोगों को रोकने का प्लान भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज तुमने यूनाई विला में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला
है। ये बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सारे एल्डर्स और यंग मास्टर्स से हारने के बाद भी किन युआन यूनफेई को मारने की धमकी क्यों दे रहा है। एक यंग मास्टर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सारे साथियों के हारने के बाद भी मास्टर किन डर क्यों नहीं रहे, वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे वो मरने से नहीं डरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास यूनफेई को हराने का कोई रास्ता है जिसकी वजह से वो यूनफेई से नहीं डर रहे और उसे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। दूसरा यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, वो तीनों एल्डर्स पहले से ही एनर्जी रियल्म में पहुंच गए थे पर फिर भी यूनफेई ने उन्हें आसानी से हरा दिया, तो आखिरकार मास्टर किन यूनफेई का मुकाबला कैसे करेंगे। अचानक एक एल्डर को कमजोरी फील होने लगती है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी की पावर खत्म हो रही है। यंग मास्टर कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी मसल्स और बोन्स भी कमजोर हो रही है। अचानक हॉल में स्मोक आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उस स्मोक से यूनफेई और उसके साथियों को भी चक्कर आने लगते हैं। उन्हें देखकर किन युआन खुश हो जाता है। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं। उस स्मोक की वजह से उसे और उसके साथियों को काफी चक्कर आ रहे थे। उस स्मोक की वजह से वहाँ मौजूद एल्डर्स को काफी परेशानी हो रही थी और उन्हें समझ में आ जाता है कि स्मोक पॉइजन है। एक एल्डर कहते हैं कि इस स्मोक को स्मेल करके मुझे लग रहा है कि सॉफ्ट मसल्स लीव्स का पॉइजन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। वो एल्डर किन युआन से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने हमें ये सॉफ्ट लीव से पॉइजन क्यों दिया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो। किन युआन जोर जोर से हंसने लगता है और एल्डर से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें इस पॉइजन के बारे में पता चल ही गया, तुम सही कह रहे हो, ये सॉफ्ट मसल्स लीव्स के पॉइजन का स्मोक है और तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर गोल्डन एलिक्सिर रियल्म का कोई कल्टिवेटर इस पॉइजन स्मोक को इनहेल कर ले तो वो भी इससे बच नहीं पाएगा और उसकी टेंडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसकी वजह से वो किसी भी काम का नहीं रहेगा और मैजिक का यूज भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मैंने चू तियानजिंग और किंग यू को भी यही पॉइजन दिया था जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए और असेसियन ने उन्हें मार दिया। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि इसका मतलब तुमने सच में ची तियानजिंग और किंग यू को मार दिया था, अब तुम हमें भी मारने वाले हो ताकि किसी को भी तुम्हारे इस काम के बारे में पता ना चले। दूसरा यंग मास्टर की निवास से कहता है कि हमने तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे, तुम बस हमें पॉइजन का एंटीडोट दे दो और यहाँ से जिंदा जाने दो, हम कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। ये सुनकर किन युआन हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं इतना ज्यादा बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा, मुझे इतने वक्त बाद अपना काम पूरा करने का वक्त मिला है तो आखिरकार मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। अभी तुम लोग मेरे बारे में किसी को भी बताने से मना कर रहे हो पर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यहाँ से बाहर जाते तुम पूरे एम्पायर को मेरे बारे में बता दोगे और उनके साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर दोगे, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता हूँ। एक एल्डर कहते हैं क्या मुझे समझ में आ रहा है कि इसने हम सबको कैद करके क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हम सबको मारकर सुप्रीम मास्टर बनना चाहता है, ये हमें मारकर अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता है। ये बात सुनकर सारे एल्डर्स और यंग मास्टर हैरान हो जाते हैं। किन युआन कहता है कि 7 साल पहले चू तियानजिंग के मरने के बाद में आसानी से सुप्रीम मास्टर बन सकता था पर यूनफेई यहाँ से भाग गया जिस वजह से मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। मैंने नहीं सोचा था कि 7 साल निकलने के बाद मुझे ये मौका दोबारा मिलेगा और मैं सुप्रीम मास्टर बन जाऊंगा। गॉड हमेशा मेरी मदद करते हैं और मुझे कल्टिवेशन के पीक पर पहुंचाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने यूनफेई को मेरे पास भेज दिया ताकि उसकी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को लेने के बाद मैं सुप्रीम मास्टर बन जाऊं। मैंने तुम सब लोगों को अपने प्लान के बारे में बता दिया है तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता वरना मुझे फ्यूचर में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन मुसीबतों से बचने के लिए आज मैं तुम सबको मार दूंगा और अपना काम पूरा कर लूंगा। ये सब बातें सुनकर यूनफेई कहता है कि आखिरकार तुमने सब लोगों के सामने इस बात को मान लिया कि तुमने मेरे पेरेंट्स को पॉइजन दिया था और असेसिन के साथ मिलकर उन्हें मरवाया था। किन युआन कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोगों को मेरे बारे में पता चल गया, तुम सब लोगों की बॉडी में सॉफ्ट रिलीज का पॉइजन चला गया है जिस वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही कम हो गई है। भले ही तुमने सुप्रीम मास्टर को कल्टिवेट किया है और तुम टैलेंटेड हो पर अपनी इस हालत
के साथ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे डेढ़ 93 एम्पायर के टॉप मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे, मगर फिर भी वो इस पॉइजन से खुद को नहीं बचा पाया और उसकी भी एनर्जी खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो असैसिन का सामना नहीं कर पाया और बुरी मौत मारा गया। आज इन सब लोगों के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, जिससे 93 एम्पायर से चू फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानकर मुझे 6 आर्म्ड गोल्ड बॉडी दे देते हो तो मैं अपने पुराने रिलेशन के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। इससे यूनफे को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और यूनहाई मैनर पर कब्जा कर लिया, अब तुम मुझे भी मारने वाले हो और फिर भी मुझे अपना साथ देने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा और तुम्हारा साथ दूंगा? तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और तुम्हें मार कर रहूंगा। इससे किन युआन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, शायद अब मुझे तुम्हें मार कर ही गॉड बॉडी लेनी होगी। ये कहकर अपने फ्लेम लाइन पाम से यूनफे पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर एक एल्डर कहते हैं कि किन युआन ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था और हम बेवकूफ थे जो उसके जाल में फंस गए। हमने यूनफे को धोखेबाज समझकर बहुत बड़ी गलती की और अब हम सब मरने वाले हैं। एक यंग मास्टर कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने से हमारे साथ अच्छा होता है, पर अच्छे लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। आखिरकार हमेशा इविलनेस हजारों साल तक जिंदा क्यों रहती है जबकि ट्रूथ 100 सालों में खत्म हो जाता है? तभी वू चेन अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने किंग कॉन्ग डेविल पाम से किन युआन के अटैक को रोकता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से किन युआन दूर जाकर गिरता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। यूनफे और जुए नॉर्मल हो जाते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। किन युआन पूछता है कि क्या तुम लोगों पर पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा? यूनफे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी से तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ आऊंगा? मुझे पता था कि तुम सॉफ्ट रिलीज पॉइजन का यूज करोगे, इसीलिए हम पहले से ही एंटीडोट लगा कर आए थे। इससे किन युआन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सॉफ्ट मसल रिलीज पॉइजन को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, मेरे अलावा किसी के पास भी इसका एंटीडोट नहीं है। तो आखिरकार तुम्हें इसका एंटीडोट कहां से मिल गया? जो यही कहती है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, ये सिर्फ एक सॉफ्ट मसल लीव्स का पॉइजन है, इसका एंटीडोट बनाना हमारे यंग मास्टर के लिए मामूली बात है। हमारे यंग मास्टर हर्बल लॉर्ड के स्टूडेंट हैं। इस छोटे से 93 एम्पायर में शायद ही कोई ऐसा पॉइजन होगा जिसे हमारे यंग मास्टर ठीक नहीं कर सकते या उनके पास एंटीडोट ना हो। उनके पास हर पॉइजन का एंटीडोट है। किन युआन यूनफे से कहता है कि पिछले 7 सालों में तुमने काफी एक्सपीरियंस बढ़ा लिया है। यूनफे कहता है कि ऐसा फालतू की बातें मत करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे अलावा किसने मेरे पेरेंट्स को मारा था? किन युआन जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने टैलेंटेड या पावरफुल हो, भले ही तुम अपने पेरेंट्स की साथ का बदला लेने के लिए अपनी जान भी गंवा दो, पर फिर भी तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी वॉल के पीछे से कोई आदमी पॉइजन नीडल से उन पर अटैक कर देता है। जुएई अपनी सोट की मदद से नीडल से बचती है और वू चेन अपने साथियों की मदद से वहाँ एक शील्ड बना लेता है, जिससे यूनफे नीडल से बच जाता है। लेकिन किन युआन उस नीडल्स की वजह से नहीं बच पाता और उसकी बॉडी में चली जाती है। वहाँ मौजूद कुछ लोगों की बॉडी में वो नीडल्स घुस जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जो ही नीडल्स से अटैक करने वाले आदमी को देख लेती है और तेजी से हॉल से निकलकर उसके पीछे चली जाती है। वो चेन किन युआन को चेक करके यूनफे से कहता है कि मर चुका है और मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि हमें इसके बॉस के बारे में पता ना चले। यूनफे कहता है कि भले ही उन लोगों ने किन युआन को मार दिया है, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और उन्हें ढूंढकर अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लूंगा। जो ही वहां आ जाती है वो यूनफे से कहती है कि मैं नीडल से अटैक करने वाले आदमी के पीछे गई थी। वो 3 लोग थे जिन्हें ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और वो सब एनर्जी स्टेज के कल्टिवेटर थे। मैंने अपनी शेडो बटरफ्लाई उनके पीछे भेज दी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने क्यों दिया। मैं अकेले उन तीनों को हरा सकती थी, तो उन्हें भागने देने से क्या फायदा? यूनफे कहता है कि अगर हम उन्हें पकड़ लेते तो हमें उनके बॉस के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर तुम उन्हें पकड़ भी लेती तो हमारे पूछताछ करने से पहले ही वो सब सुसाइड कर लेते। अब हमने उन्हें छोड़ दिया है तो दोबारा मुझे मारने के लिए आएंगे और उनकी मदद से हम उनके बॉस के बारे में पता लगा लेंगे। ये सब बातें छोड़ो और इन लोगों को यहाँ से जाने दो। जो ये कहती है कि इन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की है, तो आखिरकार हम इन्हें इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? वो चेन कहता है कि अगर हमने इन्हें जाने दिया तो सब लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा और
सुप्रीम मास्टर बनने के लिए आपको मारने की कोशिश करेंगे। यूनफे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और पावरफुल लोगों की असलियत जानने के लिए हमें ये सब करना होगा। वहाँ मौजूद एल्डर्स और यंग मास्टर्स ठीक हो जाते हैं। वो सब यूनफे की तारीफ करने लगते हैं। जुएई कहती है कि ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो जेन उन नीडल्स को देखकर बताता है कि नीडल्स पर लगे पॉइजन को ब्लैक थ्रेड स्नेक और ग्रीन स्नेक फ्रूट की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा किन युआन के पास कोई खास चीज नहीं है। यूनफे कहता है कि अब हमें इन सब चीजों को भूलकर सिर्फ जुएई की शैडो बटरफ्लाई के सिग्नल का इंतजार करना है। जैसे ही हमें उन ब्लैक ड्रेस वाले लोगों के बारे में पता चल जाएगा, हम आगे का काम शुरू कर देंगे। रात को यूनफे अपने साथियों के साथ यूनहाई पवेलियन के गुआनयून पवेलियन में जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स पर अटैक हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। यूनफे अपनी पावर का यूज करके पास्ट को देखता है जब उसके पेरेंट्स पर अटैक हुआ था। तियानजिंग किंग यू से कहता है कि ब्रदर फेंग ने मुझे जिनशियो गॉड के रेजिडेंस पर जाने का इनविटेशन भेजा है और मैं गोल्डन एलिक्सिर की परफेक्ट स्टेज में जाने के बारे में सोच रहा हूँ। किंग यू कहती है कि उन्होंने तुम्हें जिनशियो गॉड रेजिडेंस में बुलाया है, पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त हम 30 लोग वहाँ गए थे, जिनमें से सिर्फ 7 लोग बचकर वापस आए। यूनफे अभी भी काफी छोटा है, अगर हमें कुछ हो गया तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तियानजिंग कहता है कि फेंग ने मुझे बहुत बार इनवाइट किया है और इस बार मैं उसे मना नहीं कर सकता। वो भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए सब कर रहा है। सर्वेंट किन युआन वहाँ आता है और उन दोनों को चाय पिलाता है। फिर अब हम किन युआन को देखते हैं, वो तियानजिंग और मेंगी की चाय में पॉइजन मिला देता है। वहीं पास में यूनफे भी सो रहा था, तभी बहुत सारे असेसियन वहाँ जाते हैं। तियानजिंग उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब कौन हो और तुमने यूनाई मैनर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सब मरना चाहते हो? एक असेसिन कहता है कि अगर तुम चुपचाप जिनशियो गॉड का जेड स्क्रॉल हमारे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तियानजिंग पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम्हें जिनशियो गॉड का जेड स्क्रॉल क्यों चाहिए? यह कहकर वो अपने पावर की मदद से उन असेसिन को देखते हैं और उससे उनके बारे में पता चल जाता है, जिससे एक असेसिन काफी डर जाता है। वो कहता है कि उसे हमारे बारे में पता चल गया, अब हम क्या करेंगे? ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरा असेसिन कहता है कि भले इसे हमारे बारे में पता चल गया है, पर फिर भी यह हमारा कुछ नहीं कर सकता है। वो असेसिन तियानजिंग से कहता है कि अगर तुमने जेड स्क्रॉल हमें नहीं दिया तो हम यूनाई मैनर को बर्बाद कर देंगे और सब लोगों को मार देंगे। तियानजिंग कहता है कि तुम मेरे यूनाई मैनर को बर्बाद करना चाहते हो और लोगों को मारना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास ये सब करने की पावर नहीं है। तुम सिर्फ एक कमजोर लोगों का ग्रुप हो। ये कहकर अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। मेंगी भी अपनी आइस लुआन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। दोनों उन असेसिन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर किन युआन अपने फ्लेम लायन पाम से तियानजिंग पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर तियानजिंग हैरान हो जाता है। वो किन युआन से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मगर तुम कुछ भी कर लो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझे हरा सको। किन युआन उसकी बात नहीं सुनता और अटैक कर देता है। तियानजिंग भी उस पर अटैक करने लगता है, पर पॉइजन की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो किन युआन के अटैक को नहीं रोक पाता और घायल हो जाता है। तियानजिंग की आवाज सुनकर यूनफे भी जाग जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है, पर मेगी उसे पास आने से मना कर देती है ताकि वो असेसिन से बच सके। पॉइजन की वजह से मेगी की हालत भी काफी खराब हो जाती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है। तियानजिंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक मेरी एनर्जी खत्म हो गई और मेरी बॉडी भी काफी कमजोर हो गई है। मेंगी कहती है कि मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। मुझे तो लगता है कि किन युआन ने चाय में पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से हमारी हालत हो गई। तियानजिंग कहता है कि शायद ये सॉफ्ट मसल्स लीव्स का पॉइजन है, इसकी वजह से हमारी टेंडेंस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और कमजोरी की वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें अपने ब्रेन और हार्ट को गार्ड करना होगा। तुम अपनी आइस फ्लेम की मदद से इस पॉइजन को जलाने की कोशिश करो, शायद इससे तुम सेफ रह सको। मेंगी अपनी आइस फ्लेम को एक्टिवेट करके पॉइजन को अपनी बॉडी से निकालने लगती है। पॉइजन की वजह से तियानजिंग की एनर्जी खत्म हो गई थी, पर फिर भी अपने पैरों पर खड़ा था। उसे देखकर एक असेसिन कहता है कि गॉड एलिक्सिर रियल्म में पहुंच गया है, जिस वजह से अभी इस पर पॉइजन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसका कल्टिवेशन भी इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होगा। पॉइजन धीरे धीरे इसकी बॉडी को कमजोर करेगा और तब तक हमें तियानजिंग
तियानजिंग को रोकना होगा। वो असेसिन किन युआन से यून फे को पकड़ने के लिए कहता है ताकि उसकी मदद से वो तियानजिंग से जेड स्क्रॉल ले सके। किन युआन यून फे से कहता है कि चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हें भी मार दूंगा। यह कहकर वो यून फे को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी मेंगी अपनी आइस फिनिक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे डरकर किन युआन उसे टच नहीं करता और दूर हट जाता है। एक असेसिन चेन की मदद से मेंगी का हाथ पकड़ लेता है और दूसरा असेसिन अपनी सोट की मदद से आइस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे असेसिन उन दोनों पर अटैक करने के लिए जाते हैं। मेंगी अपने आइस क्रिस्टल की मदद से उनके अटैक को रोकती है और तियानजिंग अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने फ्लेम बाहुहांग पाम से असेसिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर किन युआन यून फे को पकड़ने के लिए जाता है, जिससे गुस्सा होकर तियानजिंग अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी गोल्डन फिनिक्स शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर असेसिन चौंक जाते हैं। एक असेसिन कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एशियन ब्लड लाइन की पावर है। तियानजिंग सच में तियानवु एम्पायर का सबसे अच्छा जीनियस है। हमने उसे सॉफ्ट मसल्स लीव्स के पॉइजन से इफेक्ट भी कर दिया है, पर फिर भी इतना पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे हरा पाएंगे। और अगर हमने इसे पॉइजन नहीं दिया होता तो मुसीबत हो जाती। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तियानजिंग कितना ज्यादा खतरनाक है। इन बातों से गुस्सा होकर दूसरा असेसिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तियानजिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने यून फे को पकड़ लिया तो तियानजिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे हार माननी पड़ेगी। यह बात सुनकर किन युआन अपने मैजिकल हैंड को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यून फे को पकड़ने लगता है, मगर तियानजिंग अपने गोल्डन फिनिक्स शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है। उसे देखकर एक असेसिन कहता है कि यह तो तियानजिंग का स्पीड स्टेज वेपन है, जिसका नाम गोल्डन फिनिक्स शील्ड है। मैंने नहीं सोचा था कि इस हालत में तियानजिंग अपने इस वेपन का यूज करेगा। अचानक वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से यून फे हिल से नीचे गिरने लगता है, जिससे किंग यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तेजी से जाकर यून फे को पकड़ लेती है। वो अपने शॉर्ट स्लेज से अटैक करके किन युआन को दूर कर देती है। यून फे उसे कहता है कि मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्या सच में हमें पॉइजन दिया गया है? किंग यू हमें जवाब देती है, जिससे यून फे घबरा जाता है और रोने लगता है। तियानजिंग यून फे के पास जाकर उसे संभालता है। उन्हें देखकर असेसिन कहता है कि तियानजिंग और किंग यू के पैर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए। मुझे लगता है कि अब सॉफ्ट लीव्स के पॉइजन ने काम करना शुरू कर दिया और अब कुछ ही देर में ये दोनों एकदम कमजोर हो जाएंगे। अगर अभी हम सब एक साथ मिलकर इन पर अटैक करें तो आसानी से दोनों को हरा सकते हैं। ये बात सुनकर तियानजिंग घबरा जाता है। वो अपनी 6 आर्म्ड गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और यून फे से कहता है कि हमारी चू फैमिली की विरासत है। मेरे डैड के पास एशियन ब्लड लाइन थी और उन्होंने मुझे ये ब्लड लाइन दी थी, मगर मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं इसे तुम्हारे साथ कंबाइन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम इस ब्लड लाइन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे और ये तुम्हारे काम आएगी। जब हम दोनों तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा और अपना पाथ बनाकर आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर में तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना होगा और तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें उन सबसे बचकर आगे बढ़ना है। यह कहकर तियानजिंग एशियन ब्लड लाइन को यून फे की बॉडी में डाल देता है, जिससे वो ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है। तियानजिंग यून फे से कहता है कि तुम्हें मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हें कुछ भी करके जिंदा रहना होगा, भले कुछ भी हो जाए तुम मर नहीं सकते हो। यह सब कहकर तियानजिंग यून फे को धक्का मारकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है, जिससे किंग यू को काफी बुरा लगता है और यून फे भी जोर जोर से रोने लगता है। अचानक वो बेहोश हो जाता है और उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है, जिसके साथ वो हिल से नीचे गिर जाता है। वो सारे असेसिन तियानजिंग और किंग यू को मारने के लिए उन पर अटैक कर देता है। तियानजिंग अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से असेसिन का अटैक फेल हो जाता है और वो सब दूर गिर जाते हैं। लेकिन पॉइजन की वजह से तियानजिंग की एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिस वजह से उसकी गॉड बॉडी भी डीएक्टिवेट हो जाती है। असेसिन उन दोनों से कहता है कि भले तुम दोनों पावरफुल हो, पर पॉइजन की वजह से तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है। तुम कुछ भी कर लो, तुम खुद इसे ठीक नहीं कर सकते हो, इसलिए जेड स्क्रॉल अभी हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें एंटीडोट दे देंगे, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन तियानजिंग जेड स्क्रॉल देने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर कुछ असेसिन उन दोनों पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी 3 मास्क मैन वहां आते हैं और अपने एक ही अटैक में उन असेसिन को बहुत दूर गिरा देते हैं। उन मास्क मैन को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एक असेसिन पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? वो मास्क मैन
चेन गुस्से में उनकी तरफ देखता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से वो असैसिन दूर जाकर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक मास्कमैन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस तियानवु एम्पायर में भी फॉरबिडन ब्लड लाइन है। यूनफे अपनी मैजिक पावर से यह पास्ट देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी ब्लड लाइन उस पर बैकफायर कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। यह देखकर जुएई घबरा जाती है और यूनफे की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन यूनफे की बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जुएई दूर हो जाती है। उस एनर्जी की मदद से यूनफे का इनर डीमन बाहर आ जाता है। उसे देखकर वो चेन घबरा जाता है। वो कहता है कि यंग मास्टर का इनर डीमन बाहर आ गया और ये भी गोल्डन एलिक्सिर के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच गया है। इनर डीमन यूनफे से पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है और क्या तुम बदला लेना चाहते हो? अगर तुम ताओ इम को छोड़ दो और डीमन बन जाओ तो सिर्फ 10 सालों में मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा, इस दुनिया का कोई भी कल्टिवेटर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस तुम मेरी सील को हटा दो और मुझे अपनी सोल के साथ कंबाइन होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों को मार दूंगा, जिससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। यह कहकर इनर डीमन यूनफे के माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से यूनफे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अब हम इनर डीमन को देखते हैं, वो यूनफे के माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से यूनफे को काफी तकलीफ होती है। यूनफे को 4 साल पहले का पास्ट याद आता है, जिसमें बहुत सारे लोग डिंग लिंग लोंग नाम की लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। यूनफे लिंग लोंग को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट कर रहा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी हालत खराब हो गई थी। एक आदमी यूनफे से कहता है कि चुपचाप डिंग लिंग लोंग और इमोर्टिलिटी फ्रूट हमें दे दो, वरना आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे और इस वैली में कब्र बन जाएगी। लिंग लोंग यूनफे से कहती है कि आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप संभाल नहीं सकते हो और वो आपको आसानी से मार देंगे, इसीलिए मेरी वजह से आप अपनी जान खतरे में मत डालो और यहाँ से चले जाओ। यूनफे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने ओरिजिन पावर की मदद से मेरी जान बचाई, तो आखिरकार मैं तुम्हें इस तरह मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ भी हो जाए मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आज इन लोगों में से किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, इससे उन सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है। एक आदमी कहता है कि तुम जानते हो कि तुम इतने लोगों का सामना नहीं कर सकते हो, पर फिर भी तुम हमें मारने के बारे में सोच रहे हो। शायद तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, पर आज तुम मरने वाले हो। ये कहकर वो आदमी सब लोगों के साथ यूनफे पर अटैक कर देता है, मगर यूनफे आसानी से उनके अटैक से बच जाता है और तेजी से अपने ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे लोगों को मार देता है। यह देखकर दूसरे लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगते हैं। उन लोगों को देखकर यूनफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो एक डीमन की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अपने पास्ट को याद करके यूनफे को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर जुएई घबरा जाती है। वो कहती है कि इनर डीमन ने यंग मास्टर को अपने कंट्रोल में कर लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। वो चेन कहता है कि बहुत सारे लोग मिस लिंग लोंग को मारना चाहते थे, जिस वजह से यंग मास्टर को उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उनसे नफरत करने लगे। उस नफरत की वजह से यंग मास्टर के हार्ट में एक डीमन पैदा हो गया था। उसके बाद यंग मास्टर ने अकेले ही 700 कल्टिवेटर्स को मार दिया था। अब अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से वो इनर डीमन उनके हार्ट से निकलकर कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब यंग मास्टर के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, उन्हें खुद इस इनर डीमन को शांत करना होगा। मैं एक बार यंग मास्टर के इनर डीमन को शांत करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो यंग मास्टर के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर अपनी बुद्धा यिन बेल को एक्टिवेट कर लेता है और यूनफे को उसके अंदर कैद कर देता है, जिसकी वजह से यूनफे को काफी तकलीफ होती है, पर अचानक वो शांत हो जाता है। उसे देखकर जुएई खुश हो जाती है। वो कहती है कि यंग मास्टर का माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है, तुम्हारी टेक्निक सच में काफी शानदार है। वो चेन कहता है कि यंग मास्टर के हार्ट में डीमन के अलावा कोई इविल थॉट्स नहीं है और इसीलिए वो मेरी बुद्धा यिन बेल की वजह से उनका हार्ट शांत हो गया है। पर इस इनर डीमन को खत्म करने के लिए यंग मास्टर को खुद अपने हार्ट को कंट्रोल करना होगा। जुएई कहती है कि अगर यंग मास्टर के हार्ट में इविल थॉट्स नहीं है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत वक्त पहले नेसेंट सोल रियल्म में चले गए होते और सेंट्रल स्टेट के सभी इमोर्टल सेट्स में फेमस हो गए होते।
लेकिन अफसोस की बात है कि इनर डीमन ने उनके हार्ट पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वो नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनका गोल्डन एलिक्सिर भी टूट गया है। वो चेन कहता है कि अगर यंग मास्टर अपने हार्ट के इनर डीमन को कंट्रोल कर लेते हैं तो दोबारा गोल्डन एलिक्सिर को बना सकते हैं और नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जुएई कहती है कि अगर यंग मास्टर नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी उनका मुकाबला करने के लायक होगा। यूनफे को 2 साल पहले की याद आती है जब वो याओ वांग वैली में बैठकर गोल्डन एलिक्सिर बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पावर से एक बेबी को बना देता है और उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन एलिक्सिर को बनाने लगता है, जिससे उस बेबी की बॉडी एक गोल्डन पिल आ जाती है। अचानक यूनफे का इनर डीमन भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मेरे डेमोनिक हार्ट की मदद से मैं एक डीमन बेबी को बना सकता हूँ। उसके बाद में तुम्हें डिवाइन वे के पीक पर पहुंचने में मदद करूंगा, जिससे तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और आसानी से उन लोगों से बदला ले सकोगे जो तुम्हें परेशान करते हैं और जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। ये कहकर इनर डीमन अपनी पावर से यूनफे पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है और बेबी की बॉडी में गोल्डन पिल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से यूनफे बेहोश हो जाता है और इनर डीमन उसकी बॉडी में चला जाता है। 2 लोग यूनफे को एक प्लेटफॉर्म पर सुला देते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि यूनफे पर इनर डीमन ने अटैक कर दिया है और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब यूनफे कुछ कर पाएगा, मुझे ही उसकी मदद करनी होगी और उस इनर डीमन को खत्म करना होगा। ये कहकर वो ग्रेट सन बुद्धा सील से यूनफे पर अटैक करते हैं, लेकिन उससे पहले इनर डीमन यूनफे की बॉडी से बाहर आ जाता है। उसे देखकर एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। ये कहकर इनर डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन इनर डीमन फिर से यूनफे की बॉडी में चला जाता है ताकि वो जिंदा बच सके। एल्डर अपने साथी के साथ मिलकर इनर डीमन को यूनफे की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे यूनफे को काफी तकलीफ होती है, पर दोनों इनर डीमन को बाहर नहीं निकाल पाते। एल्डर कहते हैं कि इनर डीमन मेरे जूनियर के आर्ट का एक हिस्सा बन गया है। मुझे नहीं लगता है कि हम इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमने ज्यादा जबरदस्ती की तो इससे यूनफे की जान भी जा सकती है। अगर यूनफे गोल्डन एलिक्सिर बनाना चाहता है तो उसे खुद अपने हार्ट के इनर डीमन करना होगा। उसका साथी यूनफे से कहता है कि मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करके अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना है। उस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से तुम इतनी जल्दी पावरफुल बन गए हो और तुम्हें इतनी कम उम्र में गोल्डन एलिक्सिर मिल गया। तुम एक जीनियस बन गए थे, लेकिन तुमने जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश की और अपने मन में लालच रखा, जिसकी वजह से तुम्हारे हार्ट में इनर डीमन ने जन्म ले लिया। अगर अभी तुम बुद्धिस्ट कल्टिवेशन करो तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी मदद से तुम कुछ कर पाओगे। अगर अब तुम्हें इस इनर डीमन को खत्म करना है और गोल्डन एलिक्सिर को दोबारा बनाना है तो तुम्हें अपने हार्ट से लालच और गुस्से को बाहर निकालना होगा। इसी तरह तुम अपने इनर डीमन को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी कल्टिवेशन के पीक पर नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अपने मन से नफरत और गुस्से को निकाल दो। ये सब चीजें याद करके प्रेजेंट में यूनफे अपने माइंड को शांत कर लेता है और कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो सोचता है कि मेरे मन में कोई भी नफरत नहीं है, मैं सिर्फ बुद्धा को मानता हूँ और सब लोगों का भला चाहता हूँ। मेरा मन एकदम वॉइड की तरह शांत है। ये सब सोचने की वजह से यूनफे का इनर डीमन शांत हो जाता है और यूनफे भी नॉर्मल हो जाता है। इससे जुएई बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो यूनफे से कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने इनर डीमन को कंट्रोल में कर लिया है। यूनफे कहता है कि अभी मैंने सिर्फ कुछ वक्त के लिए इनर डीमन को शांत कर दिया है, पर अभी मुझे इनर डीमन को पूरी जगह से अपने कंट्रोल में करना है। उसे पूरी तरह से कंट्रोल या खत्म करने के लिए मुझे अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना होगा। वो चेन पूछता है कि आपने कल अपनी मैजिक पावर का यूज करके पाश के विजन देखे थे, तो क्या आपको आपके पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पता चल गया? यूनफे कहता है कि उनकी बॉडी की एनर्जी को देखकर लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक साथ उन सब का पता लगा पाऊंगा, इसीलिए हमें एक एक करके उन सब के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन अचानक जो आदमी सामने आ गया था मुझे वो काफी अजीब लगा। जो यही पूछती है कि आखिरकार तियानवे एम्पायर में इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर कैसे हो सकता है। अफसोस की बात है कि इनर डीमन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से आपको अपने मैजिक को रोकना पड़ा, वरना हमें उन मर्डर्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता। यूनफे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं दोबारा अपनी मैजिक पावर का यूज कर सकता हूँ। ये सब बातें करते हुए तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते
देखते हैं जुएई की शैडो बटरफ्लाई उसके पास वापस आ जाती है। बटरफ्लाई की मदद से जुएई को उन तीनों असेसिन के बारे में पता चल जाता है जो किन युआन को मारकर भाग गए थे। वो तीनों एक केव में चले जाते हैं। जुएई युनफेई के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। युनफेई कहता है कि पॉइजन ड्रैगन केव पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में है। अगर उन लोगों ने किन युआन को मारा है तो इसका मतलब है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ में पॉइजन ड्रैगन केव का भी हाथ है। लेकिन उन लोगों के पास जाने से पहले हमें तियानजी पवेलियन में जाना होगा। फिर हम एक लेडी को देखते हैं। वो असेसिन से पूछती है कि तियानजिंग का बेटा चू युनफेई अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए आया है। तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है? एक असेसिन कहता है कि युनफेई बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। उसके साथ एक मॉन्क और एक कोल्ड गर्ल है। वो दोनों भी काफी पावरफुल है। वो आसानी से हेवनली डीपर रियल्म के कल्टीवेटर को खत्म कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि वो दोनों जिन युआन पिल रियल्म में पहुंच गए हैं। लेडी कहती है कि तुम सही ग्रेट किंग हो, पर फिर भी तुम्हें एक बच्चे की फिक्र हो रही है। यह सच में काफी शर्म की बात है। मैंने नहीं सोचा था कि चू फैमिली का मेंबर अभी भी जिंदा है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद तियानजिंग और किंग यू के पास 2 जेड स्क्रॉल्स थे जिसकी मदद से युनफेई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। हमें जल्दी से उसे खत्म करना होगा। ये बात सुनकर असेसिन चौंक जाते हैं। वो सब लेडी को मास्टर कहकर बुलाते हैं और साथ मिलकर युनफेई को मारने के लिए कहते हैं। फिर हम युनफेई और उसके साथियों को देखते हैं। वो तीनों सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर आते हैं। वो चेन कहता है कि सभी सेट के लोग सोल ब्रेकिंग माउंटेन में आने से डरते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तियानवे एम्पायर में उनका ब्रांच होल होगा। ये सब बातें करते हुए वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम युनफेई और वू चेन को देखते हैं। वो दोनों सोल ब्रेकिंग माउंटेन के ऊपर जाने लगते हैं, पर जुएयू ने रोक देती है और ने एक स्टोन दिखाती है जिस पर तियानजी पवेलियन लिखा हुआ था। उसे देखकर वू चेन कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी तियानजी पवेलियन में अपनी सोल देने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसके बदले में कुछ भी ले सकता है। ये बात सुनकर जुएई थोड़ी घबरा जाती है। वो युनफेई से कहती है कि क्या आप सच में अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता लगाने के लिए तियानजी पवेलियन में जाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि वहां जाने से हमें कोई फायदा होगा। युनफेई कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वहाँ उसे कोई क्लू मिलेगा या नहीं, पर मेरे पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता लगाने के लिए मुझे हर कोशिश करनी होगी। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता हूँ। वो चेन कहता है कि मैंने सुना है कि अगर हम उस बात पर चलते हैं जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है तो हमारी सोल सेक्रीफाइस कर दी जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। जुएई युनफेई से कहती है कि अगर हम ऐसे रास्ते पर गए जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है तो हम खतरे में पड़ जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी जगह पर जाने में कोई समझदारी है। उन दोनों की बातें सुनकर युनफेई मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम दोनों इतने डरपोक कब से बन गए? मैं जानता हूँ कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन हमारी सोल लेने की कोशिश करेगा, मगर ये इतना आसान नहीं है। इसके अलावा मेरे और सोल ब्रेकिंग माउंटेन के बीच में कुछ कनेक्शंस भी है, तो हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा और हमें कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर जुएई और वू चेन हैरान हो जाते हैं। जुएई युनफेई से कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके और सोल ब्रेकिंग माउंटेन के बीच में कोई कनेक्शन होगा। ये सच में काफी अच्छी बात है। अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये बातें करते हुए तीनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसे देखकर युनफेई और उसके साथी चौंक जाते हैं। वो कुछ समझ पाते उससे पहले वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जुएई कहती है कि हम एक फॉर्मेशन में फंस गए, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वहाँ कुछ एशियन क्रिएचर्स आ जाते हैं और रिवर के अंदर से एक डीमन का हाथ बाहर आता है। उन्हें देखकर वो चेन अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उस एनर्जी की मदद से उन क्रिएचर्स को दूर कर देता है। जो ये अपने स्नो ब्लेड की मदद से उस डीमन के हाथ पर अटैक करती है, लेकिन तभी रिवर के अंदर से एक जायंट स्केलेटन बाहर आता है। वो कहता है कि मैं सोल रिवर का एनोई हूँ और मैं यहाँ तुम लोगों को रिकार्नेशन देने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को फील करके जुएई चौंक जाती है। वो कहती है कि इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं इसका कल्टिवेशन लेवल भी नहीं देख पा रही हूँ। वो चेन कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि इसकी पावर ग्रेट स्पीड पिल रियल्म को पार कर गई है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम बच नहीं पाएंगे। ये कहकर वो अपने डिमन डिस्ट्रक्टिव पाम से स्केलेटन पर अटैक करता है, मगर स्केलेटन आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। वो कहता है कि अब जब तुम मेरी सोल रिवर में आई गए हो तो क्यों ना 9th हेल
रिकार्नेशन पर मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। ये कहकर वो जुएई पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूनफे तेजी से जुएई के सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर हम तुम्हारे इविल पाथ का साथ कभी नहीं देंगे। ये कहकर वो अपने धर्मा आई को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने एक्सोरिस में इविल मुंह से स्केलेटन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे यूनफे और उसके साथी उस फॉर्मेशन से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां उन्हें तियांजी पवेलियन के 3 मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें लड़की का नाम जू केलिंग था। उन तीनों ने मिलकर यूनफे और उसके साथियों को फॉर्मेशन में फंसा दिया था, लेकिन स्केलेटन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो तीनों काफी घायल हो गए थे। उन्हें देखकर जुएई कहती है कि दोनों लिटिल पिल रियल्म में है और ये लड़की एनर्जी रियल्म के हाफ स्टेज पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन में इतने अच्छे कल्टिवेटर्स होंगे। तभी माँ की शियान नाम की लड़की 7 सोल गार्ड्स के साथ वहां आती है। यूनफे और उसके साथियों को देखकर शियान को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने स्केलेटन को खत्म करके लिंग और उसके साथियों को घायल कर दिया था। शियान यूनफे से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। इतने साल बीत गए पर किसी ने भी सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर आकर हमारे साथियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, पर तुमने आज मेरे साथियों को घायल कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो 7 गार्ड से कहती है कि ये लोग हमारे साथियों को परेशान कर रहे हैं, तो जल्दी से सोल स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके इन्हें सबक सिखाओ। शियान का ऑर्डर लेकर 7 सोल गार्ड्स अपने टोकन की मदद से यूनफे और उसके साथियों के आसपास सोल स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। 7 सोल गार्ड्स को देखकर जुएई थोड़ा घबरा जाती है। वो यूनफे से कहती है कि वो 7 गार्ड्स जियो युआन पिल रियल्म में पहुंच गए हैं और अब इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन्होंने अपनी पावर को कंबाइन कर लिया, जिसकी वजह से वो ग्रेट स्ट्रीट पिल रियल में जितने पावरफुल बन गए हैं। वो चेन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, इस फॉर्मेशन का ऑरा गोल्डन रियल तक पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता है कि हम ज्यादा वक्त तक इस फॉर्मेशन का सामना कर पाएंगे। हमें जल्दी से इन्हें रोकना होगा, वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जुएई यूनफे से कहती है कि आपने हमसे कहा था कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन के बारे में बताकर इन्हें रोक दीजिए। यूनफे कहता है कि ऐसी एक सोल स्लेइंग फॉर्मेशन है, इसके लिए तुम इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। 7 सोल गार्ड्स 9 हेल्स की पावर की मदद से सोल वेनिशिंग मुंह से यूनफे और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। उसे देखकर जुएई घबरा जाती है। वो कहती है कि यह अटैक काफी पावरफुल है, इसकी पावर किसी की भी सोल को चोट पहुंचा सकती है। तभी यूनफे अपने टोकन को एक्टिवेट कर लेता है और वो भी 9 हेल्स की पावर की मदद से टोकन को शील्ड में बदल देता है और उनके अटैक को फेल कर देता है, जिससे 7 सोल गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। यूनफे के टोकन को देखकर शियान भी चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस टोकन को पहले भी कहीं देखा है। यूनफे 9 हेल्स की पावर की मदद से सोल स्लेइंग फॉर्मेशन को अपने टोकन में एजो कर लेता है। यह देखकर जुएई खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यंग मास्टर ने अपने टोकन की मदद से उनकी फॉर्मेशन को एजो कर लिया। यूनफे कहता है कि ये लोग सोल स्लेइंग फॉर्मेशन की मदद से हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब मेरे पास भी वो फॉर्मेशन आ गई है, इसकी मदद से मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर यूनफे अपने टोकन की मदद से सोल स्लेइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और जायंट स्वॉर्ड से 7 सोल गार्ड्स पर अटैक कर देता है। सोल गार्ड्स अपनी 9 नेदर शील्ड से स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनफे का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से कुछ गार्ड्स दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। यूनफे की पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एक असैसिन कहता है कि इसकी पावर गोल्डन एलिसी रियल्म के बराबर पहुंच गई है। यूनफे अपने टोकन की मदद से 7 सोर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है। उन सोर्ड्स को देखकर एक गार्ड घबरा जाता है। वो शियान से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी यूनफे अपनी सोर्ड्स से उन पर अटैक कर देता है, जिससे लिंक घबरा जाती है और शियान के सामने चली जाती है। वो अपनी शील्ड की मदद से सोर्ड्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूनफे का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो शील्ड टूट जाती है। इससे डरकर लिंक अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी तियांजी पवेलियन का मास्टर ली मुबाई वहां जाता है और आसानी से उन सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यूनफे का टोकन भी दूर हो जाता है। उसे देखकर यूनफे कहता है कि यह तो परफेक्ट स्टेज का कल्टीवेटर है। ली मुबाई यूनफे से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और सोल ब्रेकिंग माउंटेन के सीक्रेट मैजिक का यूज कैसे कर रहे हो। यूनफे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तियांजी पवेलियन के मास्टर हो, और अगर तुम सच में पवेलियन मास्टर हो
तो तुम्हें इस टोकन के बारे में भी पता होगा। ये कहकर वो ली मुबाई को अपने टोकन दे देता है। उस टोकन को देखकर ली मुबाई हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यह तो सोल ब्रेकिंग माउंटेन के हेड होल के एल्डर का ऑर्डर है। ये बात सुनकर शियान और केलिंग भी हैरान हो जाते हैं। ली मुबाई कहता है कि तुम्हारे पास एल्डर का ऑर्डर है तो तुम तियानजी पवेलियन में आकर बात कर सकते हो। शियान ली मुबाई से कहती है कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, यह जरूर कोई धोखेबाज है। आखिरकार इसके पास एल्डर का ऑर्डर कैसे आ सकता है। ली मुबाई कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। एल्डर का ऑर्डर नकली नहीं हो सकता है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर ली मुबाई यूनफेई और उसके साथियों को लेकर पवेलियन में आ जाता है। यूनफेई उन्हें सेंट्रल स्टेट के बारे में बताता है जिससे शियान हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल स्टेट कल्टिवेशन का सेक्रेट लैंड है और वहाँ बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। यूनफेई कहता है कि वो एल्डर चाहती थी कि मैं सोल ब्रेकिंग माउंटेन को ज्वाइन कर लूँ, पर मुझे यहाँ के रूल्स पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। तो एल्डर ने मुझे टोकन दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं टोकन लेकर सोल ब्रेकिंग माउंटेन में जाऊँ तो तुम सब मेरा ऑर्डर मानोगे और वो सब करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। ये सब सुनकर ली मुबाई कहता है कि वो एल्डर सोल ब्रेकिंग माउंटेन के टॉप पोजीशन पर होगी जिन्होंने तुम्हें टोकन दिया है, पर आज यहाँ किस लिए आए हो। यूनफेई कहता है कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन के तियानजी पवेलियन की पावर के साथ तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। ली मुबाई कहता है कि तुम यूनाई मैनर के पुराने लीडर चू तियानजिंग के बेटे चू यूनफेई हो। यूनफेई कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं इस बारे में पता लगाने आया हूँ कि 7 साल पहले मेरे पेरेंट्स को किसने मारा था। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं। वो कहता है कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि 7 साल पहले किसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। मैं उन लोगों को ढूंढकर अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना चाहता हूँ। ली मुबाई कहता है कि तियानजी पवेलियन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है जिससे सारे एम्पायर्स, सारी रॉयल फैमिलीज भी आती है। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जिसमें तियानजी पवेलियन का नाम सुना हो, लेकिन अगर तुम्हें उस वक्त की इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए हमें कुछ देना होगा, क्योंकि बिना किसी सौदे के हम किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। अगर तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें अपनी सोल देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता होगी। यूनफेई कहता है कि मुझे सब चीजें पहले से ही पता है, इसीलिए मैं एल्डर का ऑर्डर लेकर यहाँ आया हूँ ताकि इस ऑर्डर की मदद से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सके। ली मुबाई कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा, पर अफसोस की बात है कि मैं इस रूल के खिलाफ नहीं जा सकता। भले ही तुम्हारे पास हाई पोजीशन वाली एल्डर का ऑर्डर है, मगर मैं इस रूल के खिलाफ जाकर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। तुम इतनी उम्मीद से इस ऑर्डर को लेकर यहाँ आए थे, पर अफसोस की बात है कि ये ऑर्डर तुम्हारे किसी काम का नहीं आया। यूनफेई कहता है कि अगर मैं 7 साल पहले मेरे पेरेंट्स को मारने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन ले लूँ और तुम्हें अपनी सोल भी नहीं दूँ तो तुम क्या करोगे। इससे गुस्सा होकर ली मुबाई यूनफेई की तरफ देखने लगता है तो यूनफेई भी उसे घूरने लगता है। अचानक ली मुबाई हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और अब तुम मुझसे मिल गए हो तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस रूल को चेंज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम खुश हो जाओगे। ली मुबाई शियान से कहता है कि यूनफेई और उसके साथियों को तियानजी पवेलियन में लेकर जाओ और उन्हें यूनाई मैनर की 7 साल पहले की इंफॉर्मेशन दिखाओ। ली मुबाई का ऑर्डर मानकर शियान यूनफेई और उसके साथियों को अपने साथ लेकर जाती है। बाहर उसे केलिंग मिलती है। वो शियान से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यूनफेई एल्डर का ऑर्डर कहां से मिल गया और क्या आप सच में उसे तियानजी पवेलियन में लेकर जा रही है। शियान कहती है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है कि यूनफेई को एल्डर का ऑर्डर कहां से मिला है, पर अब हमारे पास ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा मास्टर मुबाई ने भी इन्हें तियानजी पवेलियन में लेकर जाने का ऑर्डर दिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। इससे केलिंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि यूनफेई ने मुझे घायल कर दिया, तो आखिरकार हम अभी भी उसे पवेलियन में क्यों लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यूनफेई को उसके साथियों को अलग कर देना चाहिए और जब वो अकेला रहेगा मैं उससे बदला ले लूंगी। इससे हमें उसे पवेलियन में भी नहीं लेकर जाना पड़ेगा। शियान कहती है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, हम मास्टर मुबाई के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। यूनफेई केलिंग और शियान की बातें सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर उसे
शर्मा जाती है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों मुझे मारने के बारे में सोच रही हो तो अपनी आवाज धीरे करके बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही है। केलिंग शियान से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी बातें सुन लेगा, पर भले ही इसने हमारी बातें सुन ली हो, मैं इससे नहीं डरती। केलिंग यूनफेई से कहती है कि अब जब तुमने हमारी बातें सुन ली है तो एक बात समझ जाना, मैं दूसरे लोगों की तरह तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दूंगी और तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अगर तुम तियानजी पवेलियन में जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी, मगर इसके लिए मैं तुम्हारी सोल नहीं लूंगी। अगर तुम्हारा साथी 3 साल तक मेरी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें पवेलियन में जाने दूंगी, वरना तुम पवेलियन में नहीं जा सकते। इससे जूही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो, पर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनो, इसीलिए ये सब बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। केलिंग कहती है कि इस वक्त तुम सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर हो और यहाँ तुम्हें हमारे सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें यूनहाई मैनर की 7 साल पहले की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इससे जुएई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आइस ब्लेड से केलिंग पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, मगर यूनफे उसे रोक देता है, इसीलिए जुएई केलिंग पर अटैक नहीं करती। यूनफे केलिंग से कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ गलती से तुम्हें घायल कर दिया था, मैं जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इतनी सी बात के लिए तुम्हें हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। केलिंग कहती है कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर कोई भी नहीं है जिसने आज तक मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर तुमने यहाँ आते ही मुझे घायल कर दिया, तो आखिरकार मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पवेलियन में नहीं जाने दूंगी। यूनफे कहता है कि तुम एक लड़की हो, अगर अब तुम इस तरह गुस्सा करोगी तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा डैमेज हो जाएगी, इससे तुम्हारी प्रीमोडियल सोल की एनर्जी भी अनस्टेबल हो सकती है और तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए गुस्सा मत करो और शांत रहो। मुझे लगता है कि 1 महीने से भी कम वक्त में तुम्हारी 9 हेल्थ फायर तुम्हारे हार्ट को डैमेज कर देगी, जिससे सिर्फ तुम्हारे कल्टिवेशन ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा बल्कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सब बातें सुनकर केलिंग हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं 9 हेल्थ फायर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूनफे की बात सुनकर शियान हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में 1 महीने में केलिंग का सारा कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूनफे कहता है कि केलिंग जिस 9 हेल्थ फायर आर्ट को प्रैक्टिस कर रही है उस मंत्र का एक पार्ट गायब है। 9 हेल्थ फायर की पावर ने केलिंग के बोन मेरो पर अटैक कर दिया है और उसका हार्ट को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं सही हूँ तो हर फुल मून पर केलिंग के हार्ट में जलन होगी और अगर वो फ्लेम इसी तरह जलती रही तो सच में केलिंग का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात सुनकर शियान केलिंग से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें ये सब चीजें हो रही है। केलिंग यूनफे से पूछती है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 9 हेल्थ फायर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूनफे कहता है कि जरूरी नहीं है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला, जरूरी यह है कि पिछले फुल मून पर तुम्हारे हार्ट के साथ तुम्हारी मेरिडियन में भी जलन हो रही थी और नेदरओरा ने तुम्हारे हार्ट पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। यह बात सुनकर केलिंग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं सच में बेहोश हो गई थी, पर आखिरकार तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता चली। केलिंग की बात सुनकर शियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो केलिंग से पूछती है कि अगर तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी तो तुमने मुझे अपने कल्टिवेशन के बारे में क्यों नहीं बताया। केलिंग कहती है कि अगर मैं आपको ये सब चीजें बता देती तो आप मुझे 9 हेल्थ फायर प्रैक्टिस नहीं करने देती, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा और मैंने नहीं सोचा था कि नेदरओरा इतना ज्यादा खतरनाक होगा। केलिंग यूनफे से पूछती है कि क्या नेदरओरा की वजह से अगले महीने में मर जाऊंगी। यूनफे कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली होती तो तुम मर जाती, पर अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। शियान सोचती है कि पहले अंकल तियानजिंग भी ये सब नहीं कर पाते थे, तो आखिरकार यूनफे इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे बन गया। केलिंग पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे ठीक कर सकते हो। यूनफे केलिंग से कहता है कि अगर मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे वक्त मिल गया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। केलिंग पूछती है कि अभी मैं तुम्हें मारने के बारे में कह रही थी तो फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जुएई कहती है कि यंग मास्टर क्यूशु कॉन्टिनेंट के सुप्रीम मास्टर्स में से एक है, वो तुमसे बहस नहीं करना चाहते हैं, उनकी जगह पर मैं तुमसे बात करूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम हमारे यंग मास्टर की मदद के लायक नहीं हो। ये बात सुनकर केलिंग चुप हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो शियान से कहती है कि यूनफे बहुत ही अच्छा इंसान है, हमें इसे जल्दी से पवेलियन में लेकर जाना चाहिए। शियान यूनफे और बाकी लोगों को तियानजी पवेलियन में लेकर आ जाती है। वो कहती है कि तियानजी पवेलियन में 9 फ्लोर्स
9th फ्लोर पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा और संभाला जाता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। शियान एक बैरियर के अंदर चली जाती है जहां एक एनर्जी सोर्स था। शियान कहती है कि एमवली डेस्टिनी रिवर है जिसके अंदर तियानवे एम्पायर की सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जैसे ही हम डेस्टिनी एस्ट्रो लैब को स्टार्ट कर देंगे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कहकर शियान डेस्टिनी एस्ट्रो लैब को एक्टिवेट कर देती है और यूनहाई मैनर की 7 साल पहले की इंफॉर्मेशन निकालती है, जिससे यूनहाई मैनर की इंफॉर्मेशन कुछ स्क्रॉल पर आ जाती है और शियान वो स्क्रॉल्स यूनफेई को दे देती है। यूनफेई उन स्क्रॉल्स में इंफॉर्मेशन देखने लगता है जिससे वो चौंक जाता है। वो कहता है कि लू किंगशान मर चुका है, पर क्या सच में वो भी वहाँ गया था? इसके अलावा पॉइजन ड्रैगन केव के 7 एल्डर्स भी इसमें शामिल है। सारी इंफॉर्मेशन को देखकर यूनफेई शियान से पूछता है कि इन स्क्रॉल में 2 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है। शियान यूनफेई से वो स्क्रॉल्स ले लेती है। वो कहती है कि अभी मुझे तियानजी पवेलियन में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिली है। यूनफेई कहता है कि तियानजी पवेलियन कहता है कि उन्हें पूरी दुनिया के बारे में पता है और तुम सब यूनहाई मैनर के बारे में जानते हो, तो तुम्हारे पास बाकी इंफॉर्मेशन भी होगी। शियान कहती है कि तियानजी पवेलियन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले गार्ड्स मोटर्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि हम हर चीज के बारे में पता नहीं लगा सकते। यूनफेई कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर तुमने उन 2 लोगों के अलावा भी मुझे बाकी 3 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि 18 लोगों ने मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था, पर उनके अलावा भी 3 और लोग वहाँ थे। दरअसल यूनफेई उन 3 मार्क्समैन की बात कर रहा था जिन्होंने आखिर में आकर असेसिन पर अटैक कर दिया था। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं। वो शियान से कहता है कि मेरे पेरेंट्स पर 18 लोगों ने अटैक किया था, तुमने मुझे 2 लोगों के अलावा भी 3 और लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये बात सुनकर शियान चौंक जाती है। वो सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यूनफेई को उन तीनों लोगों के बारे में भी पता होगा। आखिरकार उसे उन तीनों के बारे में कैसे पता चल गया? शियान यूनफेई से कहती है कि मैं अकेली हूँ जो उन 3 लोगों की इंफॉर्मेशन लेकर आ सकती हूँ, पर मैं इस तरह तुम्हें उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। अगर तुम्हें उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मेरे मास्टर को यहाँ लेकर आना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ये बात सुनकर यूनफेई सोचता है कि शायद ये नहीं चाहती है कि मुझे सारी बातें पता चले, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें कर रही है। वो शियान से कहता है कि अगर तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शियान कहती है कि मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन देकर तुम्हारी मदद की है, तो अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और केलिंग को ठीक करो। यूनफेई कहता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपना काम होने के बाद अपने प्रॉमिस भूल जाते हैं। भले ही मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, पर मैं केलिंग को ठीक जरूर करूंगा। ये बात करके वो सब एक हॉल में चले जाते हैं। शियान यूनफेई से पूछती है कि 9 नेल्स फायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम केलिंग को किस तरह से ठीक करोगे? यूनफेई कहता है कि केलिंग के कल्टीवेशन में काफी प्रॉब्लम है। अगर तुम उसे ठीक करना चाहती हो तो हमें सबसे पहले इसके मेरिडियंस को साफ करना होगा और इसके बोन मेरो से नेदरोरा को निकालना होगा। केलिंग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे 9 नेल्स फायर आर्ट को परफेक्ट तरह से प्रैक्टिस करना होगा, वरना इसके बिना ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिस को बीच में छोड़ने से इसकी जान भी जा सकती है। यह बात सुनकर केलिंग चौंक जाती है। वो कहती है कि 9 नेल्स फायर आर्ट एक रेसिजुअल बुक है जो मुझे सोल ब्रेकिंग माउंटेन से मिली थी, पर आखिरकार तुम इसे परफेक्ट तरह से प्रैक्टिस कैसे करोगे? यूनफेई कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अभी तुम्हें तुम्हारी बॉडी से नेदरोरा को बाहर निकालना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। केलिंग पूछती है कि मुझे मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? यूनफेई कहता है कि मैं एक्यूपेंचर की मदद से तुम्हारे नेदरोरा को बाहर निकालूंगा, तुम्हें बस उस दर्द को सहन करना है। ये बात सुनकर शियान चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या एक्यूपंक्चर से उस नेदरोरा को निकाला जा सकता है जो बोन मेरो को चोट पहुंचाता है? जुएई कहती है कि अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर होता तो कुछ नहीं कर पाता, पर मेरे यंग मास्टर एक्यूपंक्चर से कुछ भी कर सकते हैं। जुएई की बात सुनकर शियान सोचती है कि यह लड़की यूनफेई को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, शायद सच में यूनफेई काफी अच्छा डॉक्टर है। केलिंग यूनफेई से कहती है कि अगर तुम
मेरी बॉडी से नेदर ऑरा को निकाल सकते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। यूनफे जुएई और वू चेन को हॉल से बाहर भेज देता है। शियान केलिंग को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर केलिंग को बचाने के लिए उसे वहां से जाना पड़ता है। उसके वहां से जाते ही यूनफे केलिंग को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। इससे केलिंग घबरा जाती है। यूनफे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, एक्यूपेंचर नीडल्स लगाने के लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। केलिंग घबराते हुए कपड़े उतार देती है। यूनफे कहता है कि शांति से बैठ जाओ और अपनी एनर्जी पर ध्यान लगाओ, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखना। उसकी बात मानकर केलिंग शांति से बैठ जाती है और कल्टिवेशन करने लगती है। यूनफे अपनी 9 नीडल्स ऑफ डेस्टिनी को केलिंग के एक्यूपेंचर पॉइंट पर लगा देता है। केलिंग सोचती है कि यूनफे ने एक साथ सारे पॉइंट्स पर नीडल्स लगा दी। इससे पता चलता है कि अपने नीडल्स को कितने अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। यूनफे अपनी पावर से नीडल्स को कंट्रोल करके केलिंग के हेवनली गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से केलिंग को काफी तकलीफ होती है। यूनफे अपनी यिन यांग डिवाइन प्लेट को एक्टिवेट कर लेता है और इविल ऑरा को रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से केलिंग को काफी तकलीफ होती है, पर उस दर्द को सहन कर लेती है और कुछ वक्त बाद उसे अच्छा महसूस होने लगता है। हॉल के बाहर शियान को केलिंग की बहुत ही फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि यूनफे कह रहा था कि वो जल्दी से केलिंग को ठीक कर देगा, तो आखिरकार अब उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। मुझे लगता है कि उसने जरूर कोई गड़बड़ कर दी है, जिस वजह से उसे इतना वक्त लग रहा है। मुझे जल्दी से अंदर जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। ये कहकर शियान किक मारकर गेट खोल देती है। केलिंग का एक्यूपेंचर पूरा हो गया था, इसीलिए अपने कपड़े पहन रही थी, लेकिन इससे शियान को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि यूनफे केलिंग के साथ कुछ गलत कर रहा था, जिससे शियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमीने होगे। ये कहकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है और अपने आइस ड्रैगन से यूनफे पर अटैक करती है, लेकिन यूनफे अपने 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और आसानी से आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर शियान चौंक जाती है। वो सोचती है कि यूनफे के पास सच में 6 आर्म्ड गॉड बॉडी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। केलिंग शियान के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने यूनफे पर अटैक क्यों किया। शियान कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस कमीने ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। केलिंग कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, यूनफे ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि उसने मेरी मेरिडियंस को साफ कर दिया है और मेरी बॉडी से नेदर ऑरा को भी निकाल दिया। ये बात सुनकर शियान शांत हो जाती है। यूनफे शियान को 7th प्रिंसेस कहकर बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों इतने सालों बाद मिलेंगे और तुम अभी भी पहले की तरह लापरवाह रहोगी। इससे शियान चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। यूनफे की बात सुनकर उसके साथी और केलिंग भी हैरान हो जाते हैं। वो तीनों पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यूनफे शियान से कहता है कि मैं तियानवे एम्पायर में सिर्फ 7th प्रिंसेस के सीधे हाथ पर पॉइजनस स्नेक के बाइट करने का निशान था और उसके पास आइस ड्रैगन की पावर ओया एसेंस भी था। तुम्हारे हाथ पर भी स्नेक की बाइट का निशान है और तुम्हारे पास आइस ड्रैगन की पावर भी है, इसका मतलब तुम 7th प्रिंसेस हो। यह बात सुनकर शियान सोचती है कि मैंने अपने गांव को छिपाया हुआ है, तो आखिरकार यूनफे ने उस गांव को कैसे देख लिया। यूनफे शियान से पूछता है कि तुम तियानवे एम्पायर के पावरफुल लोगों में से एक हो, तो आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन शियान इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यूनफे कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। हम दोनों के पुराने रिलेशन के लिए मैं केलिंग का 9 नेल्स फायर आर्ट का पूरा मंत्र दे रहा हूँ। ये कहकर यूनफे केलिंग के ब्रेन में पूरा मंत्र डाल देता है। उसे देखकर केलिंग खुश हो जाती है। वो कहती है कि यह सच में 9 नेल्स फायर आर्ट का पूरा मंत्र है, पर आखिरकार तुम्हारे पास इतना एडवांस्ड मेथड कहाँ से आ गया। यूनफे कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस आर्ट को सही तरीके से प्रैक्टिस करना और तुम्हें 9 नेल्स फायर से कोई खतरा नहीं होगा। अब सब चीजें खत्म हो गई है तो हमारे जाने का वक्त आ गया है। इससे केलिंग उदास हो जाती है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो। यूनफे ने पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना केलिंग की मदद की थी, जिससे शियान को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो यूनफे को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती है। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर यूनफे कहता है कि क्या
शेन बिंग विला के लोग मुझे मारने के लिए तैयार है। शियान बताती है कि शेन बिंग विला के लॉर्ड का नाम फेंग यू है। उसने अभी एक मैसेज भिजवाया है, जो कोई भी उसकी वाइफ को ठीक कर देगा फेंग यू उसे एक जेड स्क्रॉल देगा जो उसे जिन शियाओ इमोर्टल पैलेस से मिला था। जेड स्क्रॉल के अलावा फेंग यू अपनी बेटी यू चान की शादी भी उस इंसान से करेगा जो उसकी वाइफ को ठीक कर देगा। यूनफेई कहता है कि ये उनकी 7 जेड स्क्रॉल्स में से एक है जिनकी मदद से जी शियाओ इमोर्टल पैलेस को खोला जाता है। शियान कहती है कि तुम्हारे डेट की डेथ भी जेड स्क्रॉल की वजह से ही हुई थी। अगर अब तुम शेन बिंग विला में जाते हो तो वहाँ तुम्हें अपने पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पता चल सकता है, तुम अपना बदला ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब एक जाल है। वो लोग तुम्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछा रहे हैं ताकि मौका देकर तुम्हें मार सके, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। यूनफेई कहता है कि भले ये एक ट्रैप है पर जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा था मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर यूनफेई अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। वो तीनों सोल ब्रेकिंग माउंटेन से नीचे जा रहे थे। जुएई यूनफेई से पूछती है कि आप 7th प्रिंसेस को कैसे जानते हैं। यूनफेई बताता है कि कई शिहान मो किंग फेंग की साथी बेटी है। किंग फेंग को एशियन रूइंस में जाना और दोस्त बनाना बहुत पसंद था। वो मेरे पेरेंट्स के साथ जिन शियाओ इमोर्टल पैलेस में गए थे। किंग फेंग उन 7 मास्टर्स में से एक था जिसके पास 7 जेड स्क्रॉल्स थे। जो यही पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग फेंग ने ही आपके पेरेंट्स को मरवा दिया हो। यूनफेई कहता है कि उस वक्त 31 लोग जिन शियाओ इमोर्टल पैलेस में गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लोग जिंदा बचकर वापस आ सके, जिसमें मेरे पेरेंट्स ली किंग शान, मू किंग फेंग, यान रुक्सू, फेंग यू, जो क्यू बाई थे। इन सातों को जिन शाओ इमोर्टल पैलेस जेड स्क्रॉल मिले थे, उन स्क्रॉल के अंदर खास स्किल होती है। मेरे पेरेंट्स को एशियन फायर ईटिंग मंत्र भी इसी से मिला था। जब मैं 7 साल का था तो 7 मास्टर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने 7 जेड स्क्रॉल्स को कंबाइन करके जिन शियाओ गॉड ऑर्डर बना लिया, जिसकी मदद से वो जिन शियाओ इमोर्टल पैलेस को खोलने वाले थे। सब लोग पैलेस में जाना चाहते थे मगर वहाँ जाना बहुत खतरनाक था और मेरे डैड को मेरी बहुत फिक्र थी, इसीलिए मेरे डैड ने वहां जाने से मना कर दिया। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं 12 साल का हुआ तो किसी ने किन युआन के साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स को मार दिया। जुएई पूछती है कि अगर आपको शियान के बारे में पता चल गया था तो आपने उसे सारी चीजें क्यों नहीं बताई। यूनफेई कहता है कि वो एक एम्पायर की प्रिंसेस होकर सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर रह रही है। उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के वक्त उसके पेरेंट्स कहाँ थे। फिर अब हम जुएली को देखते हैं। वो यूनफेई से पूछती है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स को मारने में मू किंग फेंग का हाथ था। यूनफेई कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ किंग फेंग ने अकेले मेरे पेरेंट्स को मारने की कोशिश की होगी, क्योंकि किंग फेंग के साथ बाकी 4 लोग भी जिन शाओ इमोर्टल पैलेस में जाने की जिद कर रहे थे। तो हो सकता है कि उन 5 ने मिलकर मेरे पेरेंट्स पर अटैक करवाया हो। शिहान ने मुझे उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो हमसे क्या चीज छिपा रही है। यह हमें तभी पता चलेगा जब हम सही मौके पर उससे इसके बारे में पूछेंगे। जो यही पूछती है कि आज हमारे साथ कोई नहीं था और मौका भी काफी अच्छा था, तो आपने शियान से इसके बारे में क्यों नहीं पूछा। यूनफेई कहती है कि अभी वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती है, तो जबरदस्ती उससे इस बारे में पूछना सही नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं हर वक्त शियान से इसके बारे में पूछता रहा तो वो मुझे कभी भी सच नहीं बताएगी। वैसे भी हमें अपने आगे का रास्ता मिल गया है, तो फिलहाल हमें वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वू चेन यूनफेई से कहता है कि आपने इनर डीमन के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से आप काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे और अभी तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ वक्त तक यहीं रुको और आपके ठीक होने का इंतजार करें। सोल ब्रेकिंग माउंटेन के मास्टर गॉड को रियल्म के कल्टीवेटर है, उनके यहाँ होते हुए हमें कोई खतरा नहीं होगा। जुएई कहती है कि शियान ने आपको अचानक शेन बिंग विला के बारे में बताया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें किसी जाल में फंसाना चाहते हो। यूनफेई कहता है कि फेंग यू मेरे डैड के फ्रेंड है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा, पर मैं पूरे भरोसे के साथ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जुएई पूछती है कि अगर
शियान को पता था कि आपके डैड और फेंगयू दोस्त थे तो उसने हमें फेंगयू के बारे में क्यों बताया। यूनफे कहता है कि शेंगबिंग विला में जेड शिनजियाओ जेड स्क्रॉल है जिसमें आर्टिफैक्ट्स बनाने के मेथड्स हैं। अब फेंगयू अपनी वाइफ को ठीक करने वाले को जिनशियाओ जेड स्क्रॉल दे रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था वो जेड स्क्रॉल को लेने के लिए जरूर आएंगे। जो यही कहती है कि अगर ऐसी बात है तो शेंगबिंग विला में जाने के बाद हमें पता चल सकता है कि आपके पेरेंट्स को मारने में किसका हाथ था। यूनफे कहता है कि जब मैं छोटा था तब शेनबिंग विला में गया था पर अब वहां दोबारा जाने का वक्त आ गया है। फिर हम शियान को देखते हैं, वो केलिंग से पूछती है कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। केलिंग कहती है कि जो नेदरओरा मेरी मेरिडियंस में आ गया था यूनफे ने उसे खत्म कर दिया, यहाँ तक कि मेरी सोल से भी सारा नेदरओरा निकल गया है जिसकी वजह से मैं एकदम ठीक हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बातें सुनकर शियान चौंक जाती है। वो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यूनफे इतने कम सालों में इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा और इतनी चीजें सीख लेगा। केलिंग पूछती है कि तुम यूनफे से कब मिली थी। शियान बताती है कि मेरे डैड को एशियन रूइंस में जाना और मेरा दोस्त बनना बहुत अच्छा लगता था। मेरे डैड और यूनफे के डैड तियानजिंग बहुत सारे लोगों के साथ एक केव के अंदर गए थे जिसका नाम जिनशियाओ केव था, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचकर वापस आ पाए। जब मैं 7 साल की थी तो जिनशियाओ केव से बाहर निकलने वाले 7 मास्टर इकट्ठा हुए। उस वक्त मैं भी वहां गई थी और वहीं मैं पहली बार यूनफे से मिली थी। फिर हम फाश का सीन देखते हैं जब 7 मास्टर्स मिले थे। यूनफे को देखकर किंग फेंग खुश हो जाता है। वो तियानजिंग से कहता है कि यूनफे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में काफी आगे जाएगा। क्या तुम उसकी शादी मेरी बेटी से कर सकते हो। क्यू भाई तियानजिंग से कहता है कि मुझे भी यूनफे काफी अच्छा लगता है। मेरी बेटी यूजिन और यूनफे साथ में काफी खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यूनफे की शादी यूजिन से करवा देनी चाहिए। फेंगयू भी तियानजिंग को यूनफे की शादी अपनी बेटी से करवाने के लिए कहता है। उन तीनों की बातें सुनकर तियानजिंग हंसने लगता है। वो कहता है कि मेरा सिर्फ एक बेटा है और तुम तीनों अपनी बेटियों की शादी यूनफे से करवाना चाहते हो। मैं अपने बेटे की शादी तीनों लड़कियों से नहीं करवा सकता हूँ, इसीलिए अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं और बच्चों पर यह चीज छोड़ देते हैं। हम कुछ वक्त साथ में बिताते हैं जिससे हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा और हम सही फैसला ले पाएंगे। सब लोग तियानजिंग की बात मान जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। शियान केलिंग को ये सारी बातें बता देती है। उसकी बात सुनकर केलिंग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आपकी और यूनफे की शादी होने वाली थी। शियान कहती है कि क्यों शुई विला में मैंने यूनफे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया है और जब हम माउंटेन पर गए थे तब एक रेड फ्लेम डिवाइन पाइथन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और मेरे राइट हैंड को बाइट कर लिया था जिसकी वजह से मेरे हाथ पर घाव बन गया। उस वक्त दूसरी प्रिंसेस ने मेरी मदद की थी। जब मेरे हाथ में पॉइजन फैल रहा था तो यूनफे ने अपने मुंह से पॉइजन को मेरे हाथ से बाहर निकाला। केलिंग पूछती है तो क्या आपने यूनफे के साथ इंटीमेट किया है। शियान कहती है कि मैंने यूनफे के साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं बनाया है। मुझे लग रहा था कि वो मर गया है पर मैंने नहीं सोचा था कि वो इस वक्त पर वापस आ जाएगा और उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स होगी। केलिंग कहती है कि तुम सही कह रही हो, यूनफे के पास बहुत ही अच्छी स्किल्स है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं कभी भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। शियान कहती है कि मैं मानती हूँ कि यूनफे काफी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है पर उसके सामने बहुत ही खतरनाक दुश्मन है और मुझे नहीं लगता है कि अकेले उनका सामना कर पाएगा। फिर हम शेनबिंग विला का सीन देखते हैं। विला के एंट्रेंस पर जियो शान अपना हैमर लेकर खड़ा था ताकि कोई दुश्मन अंदर ना चला जाए। कुछ लोग वहां आते हैं। एक आदमी कहता है कि ये शेनबिंग विला है और मैंने सुना है कि अगर हम लॉर्ड फेंगयू की वाइफ को ठीक कर देंगे तो हमें रिवार्ड में जिनशियाओ जेड स्क्रॉल देंगे और उनकी बेटी से शादी करवाएंगे। 12 साल पहले फेंगयू को शेनबिंग विला का हेड बनाया गया। उन्होंने जिनशियाओ स्क्रॉल की मदद से माउंटेन्स एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन और बहुत सारे टेक्निक्स बनाई है जिससे तियानवु एम्पायर के 9 ग्रेट सेक्ट्स भी शेनबिंग विला की इज्जत करते हैं। अगर हमें भी ये डिवाइन स्क्रॉल मिल गया तो हम भी फेंगयू की तरह फेमस बन जाएंगे। जियो शान सब लोगों से कहता है कि अब अपने मैजिकल बेच और मेडिकल रिकॉर्ड मुझे दे दो, उसके बाद तुम शेनबिंग विला में जा सकते हो। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। एक आदमी पूछता है कि क्या मैं अपना मेडिकल बेच और रिवॉर्ड यहाँ छोड़कर शेनबिंग विला में जाना होगा। इससे जियो शान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग बिना मेडिकल बेच के हमारे विला में घुसने की कोशिश कर रहे हो। तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर अपने हैमर को एक्टिवेट कर
लेता है और उसे जमीन पर अटैक करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने बिना मेडिकल भेज के अंदर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी फेंग यू की छोटी बेटी फेंग केजिंग वहां जाती है। वो जियो शान से पूछती है कि क्या डॉक्टर्स वहां आ गए हैं। जियो शान कहता है कि ये कोई डॉक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ कुछ धोखेबाज लोग हैं जो हमारी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए यहाँ आए हैं। केजिन पूछती है कि क्या मेडिसिन वैली के लोग अभी तक नहीं आए हैं। जियो शान पूछता है कि इमॉर्टल सेट्स के कभी ग्रेट डॉक्टर्स मैडम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें अभी तक कोई चीज नहीं मिली जिसकी मदद से मैडम को ठीक किया जा सके। केजिन कहती है कि इमॉर्टल सेट्स के ग्रेट डॉक्टर्स ने मेरी मॉम को ठीक करने की बहुत कोशिश की पर उन्हें अभी तक मॉम को ठीक करने का रास्ता नहीं मिला। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब सिर्फ कुछ एशियन डॉक्टर्स बचे हैं जो मॉम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर डेट को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, इसीलिए तुमने मेडिसिन वैली के लोगों को बुला लिया ताकि वो जल्दी से मॉम को ठीक कर सके। जियो शान कहता है कि मैडम बहुत सालों से बीमार है और मास्टर ने पूरे तियानवे एम्पायर के ग्रेट डॉक्टर्स को बुला लिया है पर कोई भी मैडम को ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी यूनफे अपने साथियों के साथ वहां आता है और विला में जाने लगता है पर जियो शान उन्हें वहीं रोक देता है। जुएई कहती है कि हम लॉर्ड की वाइफ को ठीक करने के लिए यहाँ आए हैं, आखिरकार तुम हमें रोक क्यों रहे हो। जियो शान पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो मेडिकल भेज है जो एम्पायर में सारे डॉक्टर्स को दिया था। यूनफे मना कर देता है। जियो शान कहता है कि तुम्हारे पास मेडिकल बेज नहीं है पर फिर भी तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मैडम को ठीक करने की बात कर रहे हो। केजिन यूनफे से पूछती है कि तुम लोग कौन सी मेडिकल फैमिली के मेंबर हो। यूनफे बताता है कि हम किसी भी मेडिकल फैमिली के मेंबर्स नहीं है। इससे जियो शान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बेज नहीं है और तुम मेडिकल फैमिली के मेंबर्स भी नहीं हो, शायद तुम हमारा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। जुएई कहती है कि हमारे यंग मास्टर हर्बर लॉर्ड के स्टूडेंट है और तियानवे एम्पायर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो यंग मास्टर का मुकाबला कर सके। तभी मेडिसिन वैली से हर्बर लॉर्ड का ग्रैंडसन गोंग सुन लिन अपने साथियों के साथ वहां जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार मुझे आज तक पता कैसे नहीं चला कि उनका कोई स्टूडेंट भी है। उन्हें देखकर केजिन कहती है कि पहले मेरे डैड ने मेडिसिन वैली के लोगों से मॉम को ठीक करने की रिक्वेस्ट की थी पर उन लोगों ने मना कर दिया, लेकिन अब जब डैड रिवार्ड में जिन शियाओ जेड स्कॉल दे रहे हैं तो मेडिसिन वैली में अपने डॉक्टर्स को यहाँ भेज दिया। ये सच में बहुत ही मतलबी लोग हैं। गोंग सुन लिन पूछता है कि वो कौन है। वो हर्बर लॉर्ड का स्टूडेंट बनने का नाटक कर रहा था। सब लोग यूनफे और उसके साथियों की तरफ इशारा कर देते हैं। फिर अब हम जुएई को देखते हैं। वो गोंग सुन लिन से कहती है कि तियानवे एम्पायर में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि यहाँ रेयर मेडिसिन को उगाया जा सके, तो बिना किसी खास मेडिसिन का यूज जाने बिना तुम अपनी वैली को मेडिसिन वैली का नाम कैसे दे सकते हो जबकि तुमने अभी तक असली मेडिसिन देखी नहीं है। तुम लोग डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो और ऐसे नाम रख रहे हो। मेडिसिन वैली का एक गार्ड कहता है कि मेरे मास्टर के पास बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल्स है और हर्ब्स को कल्टिवेट करने में भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ उन्हें एम्पायर ने हर्बर लॉर्ड का टाइटल भी दिया है और सब लोग हमारे मास्टर के टैलेंट के बारे में जानते हैं। आखिरकार तुम लोग कौन हो जो हमारे मास्टर को कमजोर कह रहे हो। गोंग सुन लिन उस गार्ड को चुप कर देता है। वो यूनफे से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो और मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं मानते तो आखिरकार तुम मेरे ग्रैंडपा के स्टूडेंट बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। जो यही कहती है कि हमें तुम्हारे ग्रैंडपा का स्टूडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे ग्रैंडपा इस लायक भी नहीं है कि वो हमारे यंग मास्टर को अपना स्टूडेंट बना सके। हम किसी दूसरे हर्बल लॉर्ड की बात कर रहे हैं। गोंग सुन लिन कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के स्टूडेंट बनने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हो, पर मेरे ग्रैंडपा तुम्हें स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाकर सारी मेडिसिन और हर्ब्स के बारे में सिखा सकता हूँ। जो यही कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन वैली बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे यंग मास्टर को मेडिसिन के बारे में सिखा सको, यहाँ तक कि तुम हमारे यंग मास्टर के सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो। इससे गोंग सुन लिन और उसके गार्ड्स को काफी गुस्सा आता है। गोंग सुन लिन जो इसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। पहले तो तुमने हर्बल लॉर्ड का स्टूडेंट बनने का नाटक किया और अब तुम मेडिसिन वैली के ग्रैंडसन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यह सब होने के बाद में तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? आज मैं तुम्हें इस गलती की सजा देकर आऊंगा। ये कहकर जिंग अपने व्हाइट टाइगर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे जुएई पर अटैक कर देता है। ये
ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जुएई इस अटैक से नहीं बच पाएगी और मारी जाएगी। जुएई तेजी से अपनी आइस ब्लेड को इसके बट से बाहर निकालती है और स्लेज से व्हाइट टाइगर पर अटैक कर देती है। जुएई अपनी ब्लेड को फिर से इसके बट के अंदर रख लेती है। जुएई की स्पीड देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, मगर उसके अटैक से जिंग को कुछ भी नहीं हुआ था। इससे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जुएई का अटैक फेल कैसे हो गया। गोंग सुन लिन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार अंकल जिंग की बॉडी पर चोट का एक भी निशान क्यों नहीं है। जिस तरह से उसने अपनी ब्लेड से अटैक किया था, मुझे लग रहा था कि अंकल जिंग को भी घायल कर देगी, पर इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक जिंग का हाथ घायल हो जाता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका व्हाइट टाइगर को डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिंग को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो कहता है कि इसने मेरी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर आखिरकार इसने ये सब कैसे किया। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जुएई की तारीफ करने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि गोंग सुन जिंग एक हीरो है, पर उस लड़की ने इतनी आसानी से उनकी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुएई की पावर देखकर के जिन खुश हो जाती है। मेडिसिन वैली का गार्ड जुएई से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुमने हमारे सीनियर को घायल करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुएई कहती है कि मैं तुम लोगों को शांति से समझा रही थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम्हें सजा मिली है। अगर शेन बिंग विला और हमारे यंग मास्टर के बीच में कनेक्शन नहीं होते तो मैं तुम सब लोगों को बुरी तरह से मारती। इससे गोंग सुन लिन को काफी गुस्सा आता है। वो जुएई से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तुम मेरे साथियों को मारोगी और मैं देखता रहूंगा। यून फेई गोंग सुन लिन से कहता है कि क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो। सबसे पहले तुमने मेरी बेइज्जती की और तुम्हारे बेवकूफ साथियों ने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब जब तुम्हारे साथी घायल हो गए हैं तो तुम मेरे दोस्तों को डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सब करने दूंगा? अगर आज तुम लोगों ने कोई भी बेवकूफी करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मारने में जरा भी देर नहीं करूंगा। ये कहकर यून फे अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। इन सब बातों से मेडिसिन वैली के गार्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो यून फे से कहता है कि तुम लोगों ने झूठ बोलकर हमारे लोगों को घायल कर दिया और अब तुम घमंड दिखाकर हमें डराना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये कहकर अपने 5 टाइगर सोल ब्रेकिंग शॉट को एक्टिवेट कर लेता है और यून फे पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर वू चेन कहता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हैं, इन्हें एक आसान बात समझ में क्यों नहीं आती है। लगता है कि अब मुझे ही इसे समझाना होगा। ये कहकर वू चेन अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डिवाइन पाम से गार्ड का अटैक फेल कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वू चेन के अटैक की वजह से गोंग सुन लिन और उसके साथी भी दूर हो जाते हैं। वू चेन कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम हमारे यंग मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए शांति से इस मैटर को सुलझा लो। वो गार्ड सोचता है कि मैंने आज से पहले इतना पावरफुल कल्टिवेटर नहीं देखा। आखिरकार तियानवे एम्पायर पर इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर कैसे आ गया। वू चेन की पावर देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। जियोशान कहता है कि मोंक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि कम से कम एलिक्सी लेवल पर पहुंच गया होगा। तभी फेंगयू का सौतेला बेटा लू शाओतियान अपने साथियों के साथ वहां आता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कौन है जो शेनबिंग विला के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर शेनबिंग विला के लोग खुश हो जाते हैं। यून फे शाओतियान को जानता था, इसीलिए वो गोंग सुन लिन पर अटैक नहीं करता। शाओतियान जियोशान से पूछता है कि यहाँ सब ये क्या चल रहा है और ये लोग एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं। जियोशान को उससे सारी बातें बताता है, जिससे शाओतियान को काफी गुस्सा आता है। वो जियोयान से कहता है कि गॉडफादर ने तुम्हें मेडिसिन वैली के गेस्ट को लेकर आने के लिए कहा था, पर तुम यहाँ खड़े होकर उनकी बेइज्जती होते हुए देख रहे हो। तुम किसी भी काम के नहीं हो। जियोशान कहता है कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और वो सब अचानक फाइट करने लग गए। शाओतियान कहता है कि भले ही वो फाइट कर रहे थे, पर तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। जियोशान कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब लोग एनर्जी रियल्म के कल्टिवेटर हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इनकी फाइट में चला जाता तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। शाओतियान अपने गार्ड से को गोंग सुन लिन की मदद करने के लिए कहता है। कुछ गार्ड्स जाकर गोंग सुन लिन और उसके साथियों को संभालते हैं। एक गार्ड शाओतियान से कहती है कि उन तीनों लोगों के पास मैजिकल बेज नहीं है, पर फिर भी वो शेनबिंग विला में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इन तीनों ने बिना वजह मास्टर लिन पर अटैक कर दिया। गोंग सुन लिन शाओतियान से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, वरना ये तीनों बेवकूफ मुझे मार देते। ये तीनों मेरे
ग्रैंडपा के स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हैं। इनकी वजह से मैं काफी घायल हो गया हूँ। मुझे डर है कि अब मैं लॉर्ड फेंग यू की वाइफ को ठीक कर भी पाऊंगा या नहीं। शाओ तियान यूनफेई से कहता है कि हमने गोंग सुन लिन को लॉर्ड की वाइफ को ठीक करने के लिए यहाँ बुलाया था, पर तुमने उन्हें घायल कर दिया और हर बार लॉर्ड का स्टूडेंट बनने का नाटक किया। आखिरकार तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? एक गार्ड यूनफेई से कहता है कि मैं मानता हूँ कि हमारा शेनबिंग विला तियानवे एम्पायर के 5 ग्रेट सेट्स जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे पास स्कोड माउंटेन्स और रिवर्स टेक्निक है जिसकी मदद से हम गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को भी मार सकते हैं। इसीलिए चुपचाप हमें बता दो कि तुम लोगों को किसने यहाँ भेजा है, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। यूनफेई कहता है कि हम यहाँ फेंगयू की वाइफ को ठीक करने के लिए आए हैं और मेडिसिन वैली के हर्बल लॉर्ड की बात करें तो मेरा मास्टर बनने के लायक नहीं है। तुम लोगों को कुछ भी पता है और तुम ये बातें कर रहे हो। अफसोस की बात है कि शेनबिंग विला के स्टूडेंट पहले से भी ज्यादा बेवकूफ हो गए। जैसे जैसे विला की पावर कम होती जा रही है, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता। इससे शाओ तियान को काफी गुस्सा आता है। वो गार्ड्स को यूनफेई पर अटैक करने के लिए कहता है कि जिन शाओ तियान को रोकने की कोशिश करती है। शाओ तियान उसे कहता है कि मेडिसिन वैली के लोग मेरी आंटी को ठीक करने के लिए आए हैं, पर इन लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, इसीलिए अभी हमारे दुश्मन बन गए। हम इन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। केजिन उसे कहती है कि तुम साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसीलिए बेहतर होगा कि उनसे फाइट ना करो। लेकिन कोई भी केजिन की बात नहीं सुनता। सारे गार्ड्स अपने टोकन की मदद से माउंटेन्स एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसे देखकर गोंग सुनलिन के माउंटेन्स एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को फेंग यूग ने जिन शाओ जेट स्कूल की मदद से बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से फेंग यू ने गोल्डन कोर रियल्म के कल्टीवेटर को हरा दिया था और अब इस फॉर्मेशन की पावर देखकर मुझे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया है। सारे गार्ड अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से यूनफेई और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूनफेई अपने बाओवांग पाम की मदद से उनके अटैक को फेल कर देता है और उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। शाओ तियान कहता है कि इसके अटैक की पावर कम से कम ग्रेट युआन पिल रियल्म में पहुंच गई होगी। सब लोग यूनफेई की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अब हम गोंग सुन जिंग को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में एनर्जी रियल्म में पहुंच गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तियानवे एम्पायर में इतने टैलेंटेड कल्टीवेटर भी होंगे जो इतनी कम उम्र में पावरफुल बन जाएंगे। शाओ तियान यूनफेई से कहता है कि तुम काफी स्ट्रोंग हो, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगे। यूनफेई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे फाइट करके देख सकते हो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जिंदा बचकर जा सकता हूँ या नहीं। शाओ तियान कहता है कि लगता है कि तुम अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो, तो शायद अब मुझे तुम्हारे इस घमंड को खत्म करना ही पड़ेगा। ये कहकर यूनफेई से फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड निकालने लगता है, लेकिन तभी एल्डर फेंग युआन वहां जाते हैं। वो शाओ तियान से कहते हैं कि तुम्हारे गॉडफादर ने तुम्हें हर्बल लॉर्ड के ग्रैंडसन को लेने के लिए यहाँ भेजा था, तो आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्डर युआन को देखकर शाओ तियान अपनी स्वॉर्ड स्केबर से बाहर नहीं निकलता। एल्डर युआन उसे कहते हैं कि हमारी मैडम बहुत ही ज्यादा बीमार है। बहुत सारे डॉक्टर ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पाए। अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, वरना मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये बात सुनकर केजिन घबरा जाती है। शाओ तियान कहता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे देर हो गई, पर मैं अभी गोंग सुन लिन को मैडम के पास लेकर जाता हूँ। ये कहकर शाओ तियान गोंग सुन लिन और उसके साथियों को अपने साथ विला में ले जाता है। एल्डर युआन जियो शान से पूछते हैं कि अभी यहाँ क्या हो रहा था। जियो शान यूनफेई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तीनों कह रहे हैं कि हमारी मैडम को ठीक कर सकते हैं, पर ये अपने मेडिसिन बेच नहीं दिखा रहे हैं और ये हर्बल लॉर्ड के स्टूडेंट बनने का नाटक कर रहे थे। लेकिन गोंग सुन लिन के यहाँ आते ही सबको पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर फिर भी इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और फाइट शुरू कर दी। अब ये सब लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एल्डर युआन यूनफेई से कहते हैं कि तुम कह रहे हो तुम मैडम को ठीक करने के लिए यहाँ आए हो, पर हम तुम्हारी इस बात पर यकीन क्यों करें? हमें अपनी मेडिकल स्किल दिखाओ जिससे हमें पता चल जाए कि तुम मैडम को ठीक कर सकते हो या नहीं। ये बात सुनकर यूनफेई जियो शान की तरफ
देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम बहुत दिनों से काफी बुरी तरह से बीमार हो। इससे जियोशान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तुम बेवकूफ हो। इसी तरह वो यूनफे को बुरा भला कहने लगता है। यूनफे उससे पूछता है कि क्या अभी तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है और क्या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा गला किसी फ्लेम से जल रहा हो। इससे जियोशान चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें सब कैसे पता चल गया। एल्डर युआन यूनफे से कहते हैं कि जियोशान के ब्लैक स्मिथ है और ये हमेशा फायर में काम करता है, तो इसे गर्मी लगना एक नॉर्मल बात है। जो कोई भी हमारे शेनबिंग विला को जानते हो वो आसानी से ये सब चीजें बता सकता है। इसमें तुमने कोई खास चीज नहीं बताई है। इससे पता चलता है कि तुम कोई खास डॉक्टर नहीं हो, तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। यूनफे कहता है क्या आप सही कह रहे हैं, ये सब चीजें कोई भी बता सकता है। पर जियोशान को हर दोपहर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी में वोल्केनो ब्लास्ट हो रही हो, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में फायर हो रहा भी है जो जबरदस्ती उसकी 8 मेरिडियंस में घुस गई है, जिसकी वजह से इसकी मेरिडियंस के साथ इसका माइंड और हार्ट भी डैमेज हो गया है। ये सब चीजें फर्नेस की एनर्जी की वजह से नहीं होती है। और अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप जियोशान से इस बारे में पूछ सकते हैं। एल्डर युआन जियोशान से इस बारे में पूछते हैं तो जियोशान हमें जवाब देता है। यूनफे जियोशान से कहता है कि तुम्हारी आंखें फायर की स्टीम की तरह रेड हो गई है और जाहिर सी बात है कि यह सब इविलोरा की वजह से हो रहा है। मेडिकल स्किल्स वाले डॉक्टर सिर्फ एक या दो डिजीज का पता लगा सकते हैं, पर मैं पूरी बॉडी की बीमारी बता सकता हूँ। एल्डर युआन कहते हैं कि शेनबिंग विला के सब लोग फायर कंट्रोल करने में माहिर है, तो आखिरकार फायर हो रहा जियोशान की बॉडी को डैमेज कैसे कर सकता है। यूनफे कहता है कि अगर मेरा अनुमान सही है तो जियोशान ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर ओरा को टच किया होगा, जिसकी वजह से वो ओरा इसकी बॉडी में घुस गया। एल्डर युआन जियोशान से पूछते हैं कि क्या हाल ही में तुमने किसी खतरनाक फायर ओरा को टच किया था। जियोशान मना कर देता है। यूनफे जियोशान का एमर ले लेता है और उसके अंदर के फायर ओरा को बाहर निकालता है, जिसे देखकर एल्डर युआन चौंक जाते हैं। यूनफे कहता है कि इस एमर के अंदर फायर वाटर की रेजुअल स्पीड होगी, जिसकी वजह से यह फायर ओरा जियोशान की बॉडी में चला गया। ये कहकर यूनफे अपनी पावर से हेमर के फायर ओरा को कमजोर कर देता है और हेमर जियोशान को दे देता है। एल्डर युआन कहता है कि अगर इस हेमर में रेजिजुअल स्पिरिट है तो ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं हो सकता। यूनफे बताता है कि स्काई लेवल वेपन है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अफसोस की बात है कि जियोशान बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अपनी प्रीमोडियल पिल को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी बॉडी फायर वाटर के इविलोरा को सहन नहीं कर पाई और उसकी मेरिडियंस डैमेज हो गई। अगर जियोशान ने इस हेमर को टच करना बंद नहीं किया तो 1 महीने के अंदर फायर ओरा इसकी मेरिडियंस को पूरी तरह से जला देगा और इसकी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है। ये बात सुनकर जियोशान डर जाता है। यूनफे की बातें सुनकर एल्डर युआन भी हैरान हो जाते हैं। वो अपना सर झुकाकर यूनफे को रेस्पेक्ट देते हैं। एल्डर उसे कहते हैं कि तुमने जियोशान की सारी प्रॉब्लम को देख लिया है, तो तुम्हारे पास उसे ठीक करने का कोई तरीका जरूर होगा। मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हो गई है, पर तुम्हें जियोशान की मदद करनी होगी। जियोशान भी अपने घुटनों पर बैठकर यूनफे से मदद मांगता है। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जियोशान को ठीक करने का तरीका है और मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। अगर हम आज नहीं मिले होते तो जियोशान की मेरिडियंस बर्बाद हो जाती, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं एक्यूपंक्चर मेथड की मदद से इसकी बॉडी से इविलोरा बाहर निकाल लूंगा। यूनफे जियोशान से उसकी शर्ट उतरवा देता है और एक साथ अपनी 9 नीडल्स और डेस्टिनी को उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लगा देता है। यह देखकर एल्डर युआन चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भरोसा हो नहीं रहा है कि इसने 9 नीडल्स को एक साथ एक्यू पॉइंट में लगा दिया। ये अपने नीडल्स को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। यूनफे जियोशान से कहता है कि तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, तुम्हारा माइंड बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर तुम घबरा गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर यूनफे अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट को जियोशान की बॉडी में डालता है। जियोशान सोचता है कि जो स्पिरिचुअल स्पिरिट मेरी बॉडी में गई है उसे सिर्फ एक गोल्डन कोर कल्टिवेटर ही अपनी स्पिरिचुअल सेंस से पैदा कर सकता है। कहीं ये सच में तो गोल्डन कोर रियल्म का कल्टिवेटर तो नहीं है। यूनफे जियोशान का हेवनली गेट ओपन कर देता है और अपनी 9 नीडल्स की मदद से उसकी बॉडी से फायर इविल ओरा को निकाल देता है। ये देखकर एल्डर युआन कहते हैं कि इसने इतनी आसानी से इविल ओरा को जियोशान की बॉडी से बाहर निकाल दिया। इसके पास सच में बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल्स है। जियोशान कहता है कि इविल ओरा पूरी तरह से मेरी बॉडी से निकल गया है और अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इससे एल्डर युआन
खुश हो जाते हैं और यूनफे को थैंक्स कहते हैं। यूनफे जियो शान से कहता है कि तुम्हें अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुम्हारी कमर ठीक नहीं हुई है। जियो शान झूठ बोलता है कि मेरी कमर एकदम ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूनफे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा अपनी कमर को टच करते हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारी कमर से काफी वक्त से दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन दूंगा जिसकी मदद से तुम ठीक हो जाओगे। इससे जियो शान खुश हो जाता है और यूनफे को थैंक्स कहता है। यूनफे कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी से फायर इविल ऑरा को निकाल दिया है, पर तुम अब उस हैमर को दोबारा टच नहीं कर सकते हो। जियो शान कहता है कि अगर वो हैमर मेरी बॉडी को डैमेज कर रहा है तो उसे अपने पास रखने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं उसे फेंक दूंगा। यूनफे कहता है कि वो हैमर स्काई लेवल वेपन है, तुम इसे इस तरह से नहीं फेंक सकते हो, मुझे बताओ कि तुम्हें वो हैमर कहाँ से मिला था। जियो शान कहता है कि मैं 3 महीने पहले हाउतियान एक स्ट्रीट ऑक्शन में गया था और उसने ये हैमर खरीदा था, पर उसने ये हैमर खुद नहीं रखा और मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दे दिया था। ये बात सुनकर यूनफे चौंक जाता है, वो सोचता है कि शाओतियान को इस हैमर के इविलोरा के बारे में पता होगा, पर फिर भी उसने जियो शान को हैमर दे दिया, शायद उसने जानबूझकर ये किया है। एल्डर युआन यूनफे से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी स्किल्स पर शक किया, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मैडम को ठीक कर दो। एल्डर यूनफे से उसका नाम पूछते हैं। यूनफे कहता है कि जब मैं मैडम को ठीक कर दूंगा तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। एल्डर युआन यूनफे और उसके साथियों को विला में लेकर चले जाते हैं। फिर हम फेंगयू की बेटी यू चान को देखते हैं, वो अपनी मॉम के पास बैठकर रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम बहुत वक्त से बीमार थी और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। फेंगयू भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ वहाँ था। वो उनसे पूछता है कि क्या सच में हम मेरी वाइफ मेंगी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एक एल्डर कहते हैं कि मैडम वुल्फ बोन डेओरिंग फ्लावर के पॉइजन से इफेक्ट हो गई है और वो पॉइजन उनकी बोन मेरो में चला गया है, जिस वजह से कोई भी मेडिसिन उन पर असर नहीं कर रही। इसके अलावा ये पॉइजन बहुत सालों से मैडम की बॉडी में है, जिसकी वजह से ये इनकी बॉडी में साथ जुड़ गया है। अगर हमने जबरदस्ती इस पॉइजन को निकालने की कोशिश की तो इससे मैडम की जान खतरे में पड़ सकती है। फेंगयू कहता है कि तुम सब तियानवे एम्पायर के फेमस डॉक्टर्स हो, क्या सच में तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।